हाँ जी। सो आज अपन रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं अपना डायरेक्ट टैक्सेशन का। और उसमें जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वो है 5 हेड्स को कवर करना। तो आज उन्हीं में से जो पहला हेड अपन क्लास में पढ़ते हैं वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसको आज हम कवर करने वाले हैं। सो आज जो चैप्टर स्टार्ट होगा अपना रिवीजन के लिए वो होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। रिवीजन क्लास के टाइम पे आपको आपकी नोटबुक साथ में रखनी है। जो रिवीजन मैं आपको कराऊंगा घर पे जाके उस चैप्टर के आपको क्वेश्चंस कर लेने हैं, ताकि आपका साथ साथ वो रिवाइज होता रहे। तो जैसे आज हाउस प्रॉपर्टी आप टॉपिक पढ़ोगे, छोटा है, आज की क्लास में ही हो जाएगा। सैलरी में तो 2 या 3 पार्ट लगेंगे, बट ये चैप्टर छोटा है तो आज के आज ही आप इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं इस चैप्टर को। चलिए स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को। सो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 22 से लेकर के 27 इस हेड के साथ में डील करता है। जो सेक्शन 22 है वो है इसका चार्जिंग सेक्शन। 23 में हम पढ़ेंगे एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। फिर 24 में 2 सेक्शन पढ़ेंगे, 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन का, 24B इंटरेस्ट ऑन होम लोन का। फिर 25B पढ़ेंगे रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट के बारे में। फिर 26 पढ़ेंगे को ओनरशिप का, और 27 पढ़ेंगे डीम्ड ओनर का। तो ये सारी चीजें हमको पढ़नी है। चलिए इनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो था, जो हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, वो है हमारा सेक्शन 22, जिसे हम हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन भी कहते हैं। यही सेक्शन हमें बताता है कि इस पर्टिकुलर हेड में टैक्स कब लगेगा। ये किस टाइप की इनकम्स पर टैक्स लगाता है? ये रेंटल नेचर की, मतलब रेंट पे देकर के जो भी आप इनकम कमाते हो उस पर ये टैक्स लगाता है। बट रेंट भी किसका? हाउस प्रॉपर्टी का, और कोई रेंट नहीं। तो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेंट की इनकम्स पर ये पर्टिकुलर हेड टैक्स लगाता है। ये हेड क्या बोलता है? सेक्शन 22 में के अनुसार हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई इनकम तभी टैक्सेबल होगी जब वो 3 कंडीशंस पूरी करे। पहली कंडीशन है देयर शुड बी ए हाउस प्रॉपर्टी। तो जैसी भी हो, पहले तो एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर तो हाउस प्रॉपर्टी हेड की बात ही नहीं। दूसरी बात है कि असेसी उस हाउस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? ओनर। पहली बात तो है देयर शुड बी ए हाउस प्रॉपर्टी। फिर असेसी उसका ओनर, मतलब जो ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का, उसी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। और तीसरी बात है कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ना, ये काम में नहीं आनी चाहिए। ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओन मतलब खुद के बिजनेस एंड प्रोफेशन के काम में नहीं आनी चाहिए। टीनेंट बिजनेस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका खुद का बिजनेस नहीं चलना चाहिए उस हाउस प्रॉपर्टी। अगर ये तीनों बातें पूरी हो जाती है तो कोई इनकम आकर के टैक्सेबल होगी अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब ये बात करने के बाद में हमने कुछ नोट पढ़े और वहां पर हमने अलग अलग चीजें देखी। कई बार हमने नोट में जाना जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी के साथ में ऐसे लैंड भी होती है, जमीन भी होती है जिस पर हाउस प्रॉपर्टी बनती है। तो नोट बोल रहा था कि हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड अपरटेनेंट या अटैच्ड टू इट। मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी के साथ में जो ये लैंड होती है ना, ये भी हाउस प्रॉपर्टी का ही पार्ट मानी जाती है। ये तो बेसिक सा नोट था। उसके बाद में था कि सर किसी ने वैकेंट लैंड, खाली पड़ी हुई जमीन को रेंट पर दे दिया, तो रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। तो अगर खाली पड़ी हुई जमीन को रेंट पे देते हैं, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, तो रेंट फ्रॉम वैकेंट लैंड इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। फिर इसके बाद में हमने बात करी कि सर कई प्रॉपर्टी ऐसी होती है
जिसमें बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स बने हुए होते हैं। तो इस हाउस पूरी बिल्डिंग को एक हाउस प्रॉपर्टी माने या हर एक फ्लैट अलग हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा? तो जवाब क्या था? ईच फ्लैट इज कंसिडर्ड एज ए सेपरेट हाउस प्रॉपर्टी। सबको सेपरेट माना जाएगा क्योंकि सबके ओनर भी सेपरेट ही होते हैं। इसके बाद में हमने बात करी कि सर कई बार क्या होता है कि ये एक हाउस प्रॉपर्टी है, ये ए ने बी को रेंट पर दी और फिर बी ने आगे यही हाउस प्रॉपर्टी सी को रेंट पर दे दी। तो ए तो इसका ओनर है बट बी इसका टीनेंट है, और ये फिर फर्दर और टीनेंट है आगे। तो ए ने बी को जो प्रॉपर्टी दी थी वो 10,000 महीना पे दी थी, और बी ने आगे सी को यही 15,000 रुपए महीने पे रेंट पे दे दी। तो यहां पर ए की जो इनकम है वो तो कहां जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी हेड में, क्योंकि ए क्या है? ओनर है हाउस प्रॉपर्टी का। बी की इनकम जा नहीं सकती क्योंकि सेक्शन 22 में पहली कंडीशन ही क्या है? हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद दूसरी कंडीशन देखोगे तो क्या है? ओनर होना चाहिए। बी तो ओनर है ही नहीं, तो बी की इनकम यहां तो जा ही नहीं सकती। तो फिर अब क्या हो सर? तो बी की इनकम जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग बोला जाता है, सबलेट की इनकम। कैसे टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज में? 15,000 रुपए महीना इनकम है, 10,000 खर्चा है, नेट 5,000 बचेंगे, मल्टीप्लाई 12 महीने करेंगे तो 60,000 रुपए अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाए। अब मेरा आपसे ये सवाल है, क्या कभी भी सबलेटिंग की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में आ सकती है क्या? कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सर सबलेट की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आ जाए? सोचो, कुछ ऐसा है क्या? आपने सेक्शन 27 पढ़ा, डीम्ड ओनर, उसको ओपन करो और उसका लास्ट पॉइंट ओपन करो। ऑनलाइन में ऑडियो वीडियो ठीक से आ रही है क्या? मुझे कंफर्म कर देना एक बार। ऑनलाइन वाले ध्यान रखें कि आपके पास में जो भी क्लास में अपने नोट्स लिखे हुए हैं वो पूरे लिखे हुए होने चाहिए, वो आपके साथ में होने चाहिए हर एक रिवीजन क्लास के साथ। तो जहां अपन ने सेक्शन 27 लिखा है वहां पर जाइए। डीम्ड ओनर का सेक्शन था, उसमें हमने अलग अलग पॉइंट लिख रखे थे। उसमें एक पॉइंट है 12 ईयर्स वाला। अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को 12 साल या उससे ज्यादा के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे देता है तो सामने वाला पर्सन क्या माना जाता है? डीम्ड ओनर। तो मान लो ए ने बी को ये प्रॉपर्टी रेंट पे दी 15 साल के लिए सीधी, तो बी उस सिचुएशन में क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। और ये जो ओनर नहीं होने वाली कंडीशन थी ये पूरी कर लेगा। एक रजिस्टर्ड ओनर नहीं है, डीम्ड ओनर तो बन ही जाएगा ना। और फिर उस सिचुएशन में इसकी इनकम कहां चली जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी हेड में जा सकती है। बट ये एक्सेप्शनल सिचुएशन है, आपको नॉर्मली पूछे तो अदर सोर्स ही है। बट एक एक्सेप्शनल सिचुएशन क्या है? यदि हमने सेक्शन 27 में पढ़ा है, अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को 12 साल या उससे ज्यादा के लिए प्रॉपर्टी रेंट लीज पे देता है तो सामने वाला पर्सन क्या मान लिया जाता है? डीम्ड ओनर। तो अकॉर्डिंगली इसकी इनकम कहां चली जाएगी फिर? हाउस प्रॉपर्टी में। तो अगर मान लो ए ने बी को 15 साल के लिए प्रॉपर्टी रेंट पे दी होती तो फिर बी की इनकम भी कहां जा रही होती? हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि ये डीम्ड ओनर बन जाता। अगली कंडीशन की बात करते हैं। कई बार मैरिज गार्डन की बात होती है, तो मैरिज गार्डन के लिए हमने बात करी थी कि मैरिज गार्डन तो अपने आप में क्या है? एक बिजनेस है। तो इसलिए मैरिज गार्डन की इनकम ऑलवेज कौन से हेड में जाएगी? पीजीबीपी हेड के अंदर जाएगी, क्योंकि मैरिज गार्डन अपने आप में एक बिजनेस होता है। तो मैरिज गार्डन की इनकम ऑलवेज पीजीबीपी हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। और कोई नोट बच गया है क्या? देखो, सारे नोट पूरे हो गए। रूफ से रिलेटेड एक नोट मिलेगा आपको। क्या रूफ नेसेसरी होती है क्या? तो हमने वहां पर बात करी थी, अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है तो उसके लिए रूफ नेसेसरी है, और कमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए रूफ नेसेसरी नहीं होती है। अगर फोर वॉल्स भी है तो भी उसको हाउस प्रॉपर्टी कंसिडर किया जा सकता है। तो फॉर रेसिडेंशियल रूफ इज नेसेसरी, फॉर कमर्शियल रूफ इज नॉट नेसेसरी। इसके बाद में हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या होता है? देखिए इसके बारे में बात करते हैं।
जब आप हाउस प्रॉपर्टी के साथ अदर असेट्स को भी रेंट पर देते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी के साथ जब अदर असेट्स भी रेंट पर दी जा रही है, तो इसका जो रेंट आ रहा है ना, ये मिक्स रेंट है, प्रॉपर्टी का भी और अदर असेट्स का भी है। इसे बोला जाता है क्या? कंपोजिट रेंट। तो जब हाउस प्रॉपर्टी के साथ में अदर असेट्स को भी रेंट पर दिया जाता है, तो इस रेंट को कंपोजिट रेंट बोला जाता है। टैक्सेबिलिटी कैसे होती है कंपोजिट रेंट की टैक्सेबिलिटी के लिए हम ये देखते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट सेपरेटेबल है क्या, या ये जो एग्रीमेंट बना है रेंट का, ये सेपरेटेबल नहीं है। अगर एग्रीमेंट सेपरेटेबल है, मतलब आप इसमें से हाउस प्रॉपर्टी का रेंट और अदर असेट का रेंट अलग अलग कर सकते हो, तो हाउस प्रॉपर्टी का रेंट तो कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। और जो अदर असेट का रेंट है वो कहां जाएगा? अदर सोर्सेज में जाता है। बट इफ एग्रीमेंट इज नॉट सेपरेटेबल, तो सारा का सारा रेंट कहां जाएगा? अदर सोर्सेज हेड के अंदर जाएगा। सारा रेंट अदर सोर्सेज हेड के। तो ये था अपना कंपोजिट रेंट का छोटा सा कंसेप्ट। क्लियर है सभी को ये कंसेप्ट? चलिए, अब मेन यहां से इसके बाद में चैप्टर स्टार्ट होता था, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है, तो वहां पर अब तो आप इतना इनकम टैक्स पढ़ चुके हो, तो आपके लिए बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। वहां पे हमने पढ़ा था कि हाउस प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। पहला टाइप कौन सा होता है? लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा टाइप कौन सा है? सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं? जिस प्रॉपर्टी को प्रीवियस ईयर में एक दिन के लिए भी अगर रेंट पर दे दिया, तो उस हाउस प्रॉपर्टी को कौन सी हाउस प्रॉपर्टी बोला जाएगा? लेट आउट। अगर कोई प्रॉपर्टी पूरे साल खाली थी, कोई नहीं रहता था, या फिर आप खुद रहते थे, तो उस प्रॉपर्टी को ही क्या बोला जाता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो अगर एक दिन भी रेंट पर दे देते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं? लेट आउट। तो टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी हमने इसके बाद में पढ़ा था। तो हाउस प्रॉपर्टी दो टाइप की थी। एक टाइप हमने देखा कि एक तो होता है लेट आउट और एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर आपने एक भी दिन रेंट पर दे दिया, तो प्रॉपर्टी का स्टेटस हो जाएगा लेट आउट। अगर आप खुद ही रहते थे सेल्फ, या तो, या फिर प्रॉपर्टी खाली पड़ी थी, तो उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब ये क्लियर करने के बाद ही, ये हमने क्यों क्लियर करा था, क्योंकि इन दोनों के लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसके बाद में हमने देखा कि अब आखिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाले कैसे, तो इसका पढ़ा था हमने फॉर्मेट, हाउ टू कैलकुलेट हाउस प्रॉपर्टी इनकम। हालांकि रेगुलर क्लास में तो हमने कुछ एग्जाम्पल करे हुए हैं, इसके नीचे आपको एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें आइडेंटिफाई करना था कि लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड। फॉर्मेट में अगर आप देखोगे, तो अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी है, तो सबसे पहले उसमें क्या निकाली जाती है? जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर उसमें से लेस किया जाता है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स लेस करने के बाद में आ जाती है एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। फिर उसमें से दो डिडक्शन लेस होते हैं। 24 क्लोज ए का स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि होता है 30% ऑफ किसका? एनएवी का 30%, ये डिडक्शन लेस होता था। और इसके अलावा 24 क्लोज बी का एक और डिडक्शन लेस होता है, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। जब ये सब लेस हो जाते हैं, तो उसके बाद में निकल करके आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये फॉर्मेट हमने पढ़ा था। अब ये फॉर्मेट की एक एक चीज को हमें डिटेल में पढ़ना होता है इसके बाद। और सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं कि सर जीएवी कैसे निकाले, इसके बारे में सबसे पहले हमने डिटेल में पढ़ा था। वहां हमने देखा कि अगर हमें जीएवी निकालना, अच्छा यही फॉर्मेट सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए भी यही फॉर्मेट है, लेकिन उसमें सब कुछ क्या होता है? जीरो। सेल्फ ऑक्यूपाइड में कभी भी इनकम नहीं आ सकती, या तो जीरो आएगा या फिर लॉस ही आएगा, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड से कोई इनकम तो होती ही नहीं है। तो इसलिए उसमें सब कुछ नील होता है, एक ही चीज का वैल्यू आएगी, वो है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। इसके अलावा कोई भी चीज की वैल्यू नहीं आएगी। तो अगर आप सेल्फ ऑक्यूपाइड का फॉर्मेट देखेंगे, तो फॉर्मेट तो पूरा ही सेम है, बस वैल्यूज चेंज होती है। तो यहां पर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन होम लोन लेस हो रहा है, बाकी सब जीरो है। अब बात करते हैं अपन इसके बाद में कि सर जीएवी कैसे निकाले। तो जीएवी निकालना सीखने के लिए, जीएवी को अगर शॉर्ट में देखें, तो जीएवी है क्या?
देखो दो रेंट होते हैं, एक तो होता है प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट और एक होता है प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड जो सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई उस प्रॉपर्टी से इतना रेंट आना चाहिए, और एक जो फाइनल जितने में लिया दिया। गवर्नमेंट बोलती है एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो भी हायर होगा ना, वो क्या बनेगा, जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बट अब सवाल आया सर एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है। बोले एक्सपेक्टेड रेंट क्या होता है, अगर ये निकालना सीखना है तो पहले आपको रेंट के टाइप जानने पड़ेंगे। एक होता है म्युनिसिपल रेंट, एक होता है फेयर और एक होता है स्टैंडर्ड रेंट। अगर आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है तो म्युनिसिपल और फेयर में से तो क्या ले लो, हायर। एक्चुअल में तो यही एक्सपेक्टेड होता है, बट लेकिन हमारी एक लिमिटेशन है कि आप स्टैंडर्ड के ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जाके, तो इसलिए हमको फिर सेकंड स्टेप में क्या करना पड़ता है, लोअर। तो अगर आप म्युनिसिपल रेंट फेयर रेंट में से हायर ले ले और फिर इस हायर वैल्यू को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके लोअर ले ले, तो ये जो वैल्यू आती है यही क्या होती है, एक्सपेक्टेड। और फिर इसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करके क्या लेना होता है, हाई। इसीलिए अपन ने देखा था क्लास में भी सर, हम HLH फॉर्मूला लगाते थे, हाई लो हाई। म्युनिसिपल रेंट फेयर रेंट में से हाई लो, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके लोअर लो, फिर इसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करके हाई ले लो। तो जो एंड में वैल्यू बच जाती थी वही अपनी जीएवी होती थी। बट अल्टीमेटली अपन शुरुआती जो दो स्टेप करते हैं, हाई और लो, उसके बाद जो निकल के आता है वो होता क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट। फिर हम उसे एक्चुअल से कंपेयर करते हैं तो हमारी जीएवी निकलती है और हायर लेते हैं। अब यहां पर हमें समझना है कि ये रेंट क्या होते हैं। पहला रेंट है म्युनिसिपल रेंट। म्युनिसिपल रेंट क्या होता है, एक हाउस प्रॉपर्टी का जो रेंट लोकल अथॉरिटी या म्युनिसिपालिटी के द्वारा फिक्स किया जाता है। द रेंट विच इज फिक्स्ड बाय लोकल अथॉरिटी और म्युनिसिपालिटी ऑफ दैट एरिया इज नोन एज म्युनिसिपल रेंट। तो म्युनिसिपालिटी फिक्स करती है। फेयर रेंट क्या होता है, फेयर रेंट ऐसा रेंट होता है जो कि प्रॉपर्टी की लोकेशन, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और उसके आसपास की प्रॉपर्टी की क्या रेंट चल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो द रेंट विच डिपेंड्स अपॉन लोकेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और रेंट ऑफ नियर बाय हाउस प्रॉपर्टी, उसको अपन क्या बोलते हैं, फेयर रेंट। तीसरा रेंट लिखा हुआ है स्टैंडर्ड रेंट। ये क्या होता है, देखिए क्या होता है कि कई सारे ऐसे शहर है जहां पर बहुत ज्यादा मनमाने तरीके से रेंट वसूला जाता है। तो सरकार ने इसे कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट बनाया जिसका नाम था रेंट कंट्रोल एक्ट। ये एक्ट कुछ स्पेसिफिक सिटीज पर ही लगता है। तो आपकी प्रॉपर्टी का जो रेंट बन रहा है, किसके अकॉर्डिंग, रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग, उस रेंट को ही क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड रेंट। मान लो रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर्टी का रेंट 20,000 महीना बन रहा है, तो 20,000 रुपए क्या हो गए, आपके स्टैंडर्ड रेंट हो गए। ये एक्ट हर जगह नहीं लगता, पूरे भारत में नहीं लगता, कुछ स्पेसिफिक सिटीज में ही लगता है जहां पर बहुत मनमाने तरीके से रेंट को वसूला जाता है, वहीं पर लगता है। तो इसलिए कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जिनमें आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट गिवन ही ना हो। तो फिर क्या करेंगे सर, फिर ये लोअर वाली स्टेप को स्किप कर दो, मतलब म्युनिसिपल रेंट फेयर रेंट में से हायर लो, और फिर ये जो मिला इसको एक्चुअल के साथ कंपेयर करके फिर से क्या ले लो, हायर ही ले लो। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो म्युनिसिपल और फेयर में से हायर आ रहा है ना, यही एक्सपेक्टेड रेंट है। लेकिन होता क्या है कि अगर हम इसको एक्सपेक्टेड बोल देंगे तो एक दिक्कत है। क्यों, सरकार बोलेगी हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लोग क्या बोलेंगे, भाई तुमने ही तो एक रेंट कंट्रोल एक्ट बना रखा है, तुम क्या रेंट स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या। अगर सरकार करेगी तो लोग बोलेंगे ये कैसी सरकार है। तो इसलिए सरकार ने सेकंड स्टेप में क्या बोला, इसको स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके क्या ले लेना, लोअर। तो कभी भी एक्सपेक्टेड रेंट स्टैंडर्ड रेंट के ऊपर जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो स्टैंडर्ड रेंट किसके अकॉर्डिंग है, रेंट कंट्रोल एक्ट के अकॉर्डिंग, रेंट को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया एक्ट। तो सरकार कभी भी स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकती। इसलिए सेकंड स्टेप में क्या लेते हैं अपन, लोअर, फिर वापस हायर कर देते हैं, क्योंकि यहां पर निकल जाता है एक्सपेक्ट। तो अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेंट गिवन ना हो तो क्या करना है, MR FR में से हाई लो, फिर AR के साथ कंपेयर करके अगेन क्या ले लो, हाई। लोअर वाली स्टेप स्किप कर दो अगर स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं है तो पहले तो अपन ने, आप देखोगे तो एक नॉर्मल एग्जाम्पल किया था जिसमें चारों रेंट दे रखे थे, हाई लो हाई कर लिया था। फिर अगला एग्जाम्पल देखोगे तो उसमें पर मंथ में रेंट दे रखे थे। तो अगर रेंट पर मंथ में दे रखे हैं तो पहले उनको पर एनम का बनाओ, फिर हाई लो हाई कर लो। उसके बाद तीसरे में डायरेक्टली नहीं दे रखे, अलग अलग तरीके से दे रखे हैं, रेंट डिटरमाइंड बाय लोकल अथॉरिटी का, नियर बाय प्रॉपर्टी का। तो हमने आइडेंटिफाई करा था, अच्छा ये म्युनिसिपल रेंट है, फेयर रेंट है, फिर जीएवी निकाली थी।
उसके बाद जो चौथा एग्जाम्पल था उसको आप देखोगे तो वहां पर स्टैंडर्ड रेंट गिवन नहीं था उस एग्जाम्पल। तो वहां पर हमने ये किया था कि MRFR में से हाई लिया, फिर वो हाई को AR के साथ कंपेयर करके फिर से क्या ले लिया, हाई, और वही GAV आ गई। फिर उसके बाद अगला एग्जाम्पल किया, देखो उसमें FR गिवन नहीं है, फेयर रेंट नहीं दे रखा। अगर क्वेश्चन में फेयर रेंट गिवन नहीं है तो एक्चुअल रेंट ही फेयर रेंट मान लिया जाएगा। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें फेयर रेंट नहीं दे रखा, तो आप क्या करोगे, जो एक्चुअल रेंट है उसी को इक्वल्स टू कर दोगे फेयर रेंट, मतलब फेयर रेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो एक्चुअल रेंट की वैल्यू है वही हो जाएगी। इसके बाद में हम आगे बढ़े थे, हमने कुछ और एग्जांपल्स देखे थे, उनकी बात कर लेते हैं। ये तो था कि GAV कैसे निकालते हैं, हाई लो हाई का, म्युनिसिपल रेंट फेयर रेंट में से हाई लो, स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके लो लो देन हाई लो। शॉर्ट में अपन बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में से जो भी ज्यादा हो। अब ये सब करने के बाद में अपन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था जिस पर आते हैं। अच्छा, इससे पहले अपन ने एक बात और करी थी कि मान लो सर थोड़े टाइम प्रॉपर्टी लेट आउट रहे और थोड़े टाइम सेल्फ ऑक्यूपाइड रहे, तो उस सिचुएशन में क्या करना है। मान लो कोई प्रॉपर्टी 9 महीने तो लेट आउट रही थी और 3 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, तो आपको MR, FR और SR ये तो 12 महीने के ही लेना है, लेकिन एक्चुअल रेंट कितने टाइम का लेना है, 9 महीने का लेट आउट पीरियड का। तो अगर कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको थोड़े टाइम तो लेट आउट दे रखी प्रॉपर्टी और थोड़े टाइम सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो आप MR, FR, SR तो पूरे साल के ही लोगे, एक्सपेक्टेड रेंट पूरा साल का लोगे, लेकिन एक्चुअल रेंट आप लेट आउट पीरियड का लोगे। अब कल को ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है सर एक फ्लोर लेट आउट और एक फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे। इसके लिए आगे भी सेक्शन आ रहा है, चलो वहीं बात कर लेंगे इसकी, 23 सब सेक्शन 3 और 4 पढ़ेंगे, वहां पर आएगा। अभी अपन फिलहाल वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी के केस में GAV कैसे निकाले। वैकेंसी क्या होती है, जिस टाइम पीरियड में आप प्रॉपर्टी को रेंट पर देना चाहते थे बट कोई लेने वाला था ही नहीं, मतलब प्रॉपर्टी अल्टीमेटली खाली पड़ी थी, ना तो आप खुद रहते थे ना ही उसमें कोई किराएदार रहता था। तो वैकेंसी मतलब वो टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड में आप प्रॉपर्टी को लेट आउट करना तो चाहते थे बट किसी ने रेंट पर लिया ही नहीं, मतलब प्रॉपर्टी पड़ी थी खाली। अब वैकेंसी के केस में GAV कैसे निकाले, इसके हमने दो मेथड पढ़े थे। पहला मेथड जनरली बीकॉम वगैरह में आपको देखने को मिलता है, दूसरा मेथड ही हम फॉलो करके चलते हैं। पहले मेथड का तो बड़ा सिंपल सा हिसाब था, वो यूं बोलता था एक बार तो आप क्या करो सारे रेंट 12 महीने के ले लो, MR, FR, SR और AR भी 12 महीने का ले लो। जबकि AR 12 महीने का आपको मिलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी वैकेंट रही है, तो 12 का तो कैसे मिल सकता है। लेकिन ये क्या बोलता है, एक बार तो सबको 12 का ले लो। ठीक है भाई, ले लिया। उसके बाद उनमें कंपेयर कर लो, हाई लो हाई कर लो जैसे करते आ रहे हैं। ठीक है, उसमें से लेस कर दो क्या, वैकेंसी पीरियड का एक्चुअल रेंट। देखो आपको क्या करने को यहां पर बोला गया है, पहला मेथड तो क्या बोलता है, सारे रेंट आप 12 महीने के ले लो, फिर इनको कंपेयर कर लो, और कंपेयर कर लो हाई लो हाई कर लो। जनरली क्या होता है, हाई लो हाई करते ही आपको क्या मिल जाती है, GAV। बट यहां तो वैकेंसी है, तो हाई लो हाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो GAV नहीं होगी, वो क्या होगी, बेस वैल्यू ऑफ GAV। और फिर इसमें से आप लेस कर दोगे क्या, वैकेंसी पीरियड का एक्चुअल रेंट। ध्यान रखना ये बात, क्या लेस करते हैं, वैकेंसी पीरियड का एक्चुअल रेंट। बट अपने को एग्जाम में तो ये मेथड करना ही नहीं है, अपने को करना है दूसरा वाला मेथड। ये तो बीकॉम वगैरह में कल को काम आए तो आ जाए। अभी दूसरा वाला मेथड क्या बोलता है, वो बोलता है एक्चुअल रेंट नाराज हो गया, क्यों हो गया, बोले मुझे उनके इक्वल क्यों बनाया, उनको मेरे इक्वल बना लेते। तो बोला ठीक है भाई। तो दूसरा मेथड क्या बोलता है, उसमें 4 स्टेप्स हमने पढ़ी थी। पहली स्टेप बोलती है कि आप क्या निकालो, RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालना है, आपको 12 महीने का MR लेना है, FR लेना है एंड SR। MR, FR में से हाई लो, फिर SR के साथ कंपेयर करके लो लो, यही क्या होगा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप नंबर 2 में हमें निकालना है PRER, प्रोपोर्शनेट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। मतलब ये जो रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है ये तो 12 महीने का है, इसको आप लेट आउट पीरियड के इक्वल बनाओ। मान लो लेट आउट 10 महीने थी तो 10 का बनाओ, 9 महीने थी प्रॉपर्टी तो 9 महीने का बनाओ। तो PRER कैसे निकालते हैं, PRER निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला था, पहले तो आप RER लिखो, RER कितने महीने का है, और मल्टीप्लाई कर दो इसको किससे, लेट आउट पीरियड से।
तो ये आपका प्रोपोर्शनेट रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बन गया, प्रोपोर्शनेट टू लेट आउट पीरियड। फिर स्टेप नंबर 3 में हम लिखते थे एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। रिसीव्ड वर्ड ध्यान रखना है। रिसीव्ड मतलब आपकी पॉकेट में जितना पैसा आया है, मतलब इसमें से वैकेंसी भी हटी हुई होनी चाहिए, कोई रेंट अनरियलाइज्ड है तो वो भी हटा हुआ होना चाहिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वो भी हटा हुआ होना चाहिए। सिंपल सी बात यह है कि आपके पॉकेट में जितने का एक्चुअल रेंट आया है उतना रुपया ही यहां पर लिखना है। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है, कंपेयर। किसके बीच में, ये जो एआरआर है एंड पीआरईआर के बीच में। अब जब आप कंपेयर करोगे तो आपके सामने 3 सिचुएशंस आएगी। हो सकता है एआरआर ज्यादा हो पीआरईआर से, हो सकता है एआरआर इक्वल हो पीआरईआर के, और हो सकता है कि एआरआर कम हो पीआरईआर से। ये 3 सिचुएशन ही आएगी। इन दोनों सिचुएशन में चाहे एआरआर ज्यादा हो या इक्वल हो, जीएवी क्या बनेगा, एआरआर का ही अमाउंट जीएवी बन जाएगा। लेकिन अगर पीआरईआर ज्यादा है तो जीएवी क्या बनेगा, आरईआर बनेगा। कभी भी पीआरईआर जीएवी नहीं बनता है। पीआरईआर ओनली कंपैरिजन पर्पस के लिए निकाला जाता है। तो वैसे हमने एक्ट का प्रोविजन भी पढ़ा था। एक्ट में क्या लिख रखा है, अगर एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से जीएवी नहीं बन पा रहा है तो आप उस सिचुएशन में चले जाओ जिस सिचुएशन में वैकेंसी ना हो। तो हम यहाँ पे वही करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, वैकेंसी का इफेक्ट हटा देते हैं, उस सिचुएशन में चले गए। अगर उस सिचुएशन में एक्चुअल रेंट जीएवी बन रहा है तो वही जीएवी होगा। ये एक्ट में लिखी हुई बात थी, हमने पढ़ा था। यहाँ तो सिंपली आपको ये देखना है कि अगर एक्चुअल रेंट ज्यादा है तो वही जीएवी बनेगा, एक्चुअल रेंट इक्वल है तो भी वही जीएवी बनेगा, लेकिन वो कम है पीआरईआर से तो जीएवी फिर क्या बनेगा, आरईआर। कभी भी पीआरईआर जीएवी नहीं बनता है, ध्यान रखिएगा। तो ये करने के बाद में अपन ने इसके कुछ एग्जाम्पल करे थे जो हमारे स्टडी मैट में भी दे रखे हैं और क्लास में हमने एडिशनल भी करे थे। इसके बाद में अपन ने पढ़ा था अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट के बारे में, अनरियलाइज रेंट क्या होता है, ऐसा रेंट जो कि मिलना था लेकिन मिला ही नहीं। ऐसा रेंट जो कि मिलना था मतलब जिस टाइम पीरियड में आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट थी, आपने किराए पे दे रखा था बट किराएदार ने पैसा दिया ही नहीं। तो जो रेंट मिलना था लेकिन मिला ही नहीं, उस रेंट को क्या बोलते हैं हम, अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट का ट्रीटमेंट क्या होता है, इसको डिडक्ट किया जाता है फ्रॉम एक्चुअल रेंट। भाई एक्चुअल रेंट में शामिल होना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि ये मिला ही नहीं तो शामिल क्यों होगा। अगर ये ऑलरेडी डिडक्टेड है तो बढ़िया है। कैसे पता चलेगा ऑलरेडी डिडक्टेड है, अगर आपको क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट रिसीव्ड लिख के दे दिया, रिसीव्ड मतलब तो पैसा जो आया है वो दे रखा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी डिडक्टेड है। इसके अलावा की जो भी सिचुएशन हो, चाहे रिसीवेबल दे रखा हो या पर एनम दे रखा हो, उसमें ये डिडक्ट नहीं हो रखा होता है। लेकिन रिसीव्ड लिख के दे रखा हो, इट मींस अनरियलाइज रेंट ऑलरेडी डिडक्टेड है। अनरियलाइज रेंट को एक्चुअल रेंट में से डिडक्ट करते हैं, लेकिन इसमें एक रूल 4 की कुछ कंडीशंस भी दे रखी है। वो कंडीशंस पूरी होगी तभी अनरियलाइज रेंट को एक्चुअल रेंट में से डिडक्ट करेंगे। हालांकि क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो हम यही मानेंगे कि ये कंडीशंस पूरी हो रही होगी। वो कंडीशंस क्या थी, देखिए वो कंडीशंस थी, पहली कंडीशन टीनेंसी इज बोनाफाइड, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि वहां पर टीनेंट रहता था। ये दूसरी कंडीशन थी कि उस टीनेंट ने उस हाउस प्रॉपर्टी को वैकेट मतलब खाली कर दिया है। तीसरी थी कि भाई ओनर ने अपनी प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए सारे के सारे नेसेसरी स्टेप्स लिए थे, क्योंकि अगर कल को कोई रेंट नहीं दे रहा या तो खाली कराओ, और खाली नहीं कर रहा तो भी सारे नेसेसरी स्टेप्स तो लो। और चौथी कंडीशन थी कि उसी किराएदार ने उसी ओनर की कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी अपने पोजीशन में नहीं ले रखी हो। तो 4 कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी टीनेंसी इज बोनाफाइड, मतलब साफ साफ पता चल रहा है यहाँ टीनेंट तो रहता था भाई। ऐसा नहीं हो कि भाई वहां पे रहता ही नहीं था और तुम झूठी बोल रहे हो कि भाई यहाँ पे तो मेरा वो रेंट नहीं देके गया हो। फिर दूसरा, टीनेंट हैज वैकेटेड दी हाउस प्रॉपर्टी, उस किराएदार ने उस प्रॉपर्टी को खाली कर दिया होना चाहिए। और खाली नहीं भी करा तो तीसरी कंडीशन क्या बोल रही है, ओनर ने अपनी हाउस प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए सारे नेसेसरी स्टेप्स लिए हुए होने चाहिए। और फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन ये है कि उसी टीनेंट के पोजीशन में उसी ओनर की कोई दूसरी हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन पूरी हो रही है तो ये अनरियलाइज रेंट एक्चुअल रेंट में से लेस होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है,
क्वेश्चन ने नहीं बता रखा कुछ भी, तो हम ये अज्यूम करते हैं सारी कंडीशंस पूरी हो रही होगी। हम अपनी इच्छा से ये अज्यूम नहीं करेंगे कि ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही होगी, पूरी हो रही होगी मान करके चले। अब ये पढ़ने के बाद में हम चले थे म्युनिसिपल टैक्स के बारे में पढ़ने। आपके जो भी स्टडी मटेरियल में एग्जाम्पल है वो आपको कर लेना, आई थिंक 48 तक होंगे जो नए स्टडी मटेरियल में एग्जाम्पल है। तो जीएवी के जितने भी एग्जाम्पल है आज आप जाकर के उसको सॉल्व कर लेंगे, जितने भी, कोई भी दिक्कत हो तो अगली क्लास में आप मुझसे पूछ लेंगे। एक केस और था कि जीएवी कैसे निकाले अगर हाउस प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में ही पिछले साल आई थी। मान लो कोई ऐसी हाउस प्रॉपर्टी है जिसको आपने खरीदा ही जुलाई में जाकर, या जिसका कंस्ट्रक्शन ही जुलाई में जाके कंप्लीट हुआ है पिछले साल, तो उस सिचुएशन में क्या करें? आप देखिए सेक्शन 22 क्या बोलता है, देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी। अप्रैल मई जून में हाउस प्रॉपर्टी थी ही नहीं आपके पास, तो क्या टैक्स लग सकता है? नहीं लग सकता। इस सिचुएशन में हमारा प्रीवियस ईयर स्टार्ट ही कहां से होगा? जुलाई से होगा, क्योंकि थी नहीं प्रॉपर्टी, तो क्या कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में ही पिछले साल में आई हो तो उस सिचुएशन में क्या करें? अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इस सिचुएशन में आपको एमआर एफआर एसआर उतने टाइम के लेने जितने टाइम प्रॉपर्टी थी। अभी अप्रैल मई जून के लोगे कैसे, प्रॉपर्टी थी नहीं, तो इसलिए एमआर एफआर एसआर कहां से लेने होते हैं? जहां से प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में आई। जैसे यहां से गिनोगे तो 9 महीने, 9 महीने के लेने, अप्रैल मई जून के नहीं लेने। और एक्चुअल रेंट कितने टाइम का लेना है? लेट आउट पीरियड का। मान लो इसी दिन से रेंट पे दे दिया था तो यहां से ले लो, अगस्त से दिया था तो 8 महीने का लो, सितंबर से दिया था तो 7 महीने का लो। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, प्रॉपर्टी बनी पिछले साल में है, तो ध्यान रखना एमआर एफआर एसआर तो एग्जिस्टेंस पीरियड के लोगे, और एक्चुअल रेंट जो है आपका लेट आउट पीरियड का लिया जाएगा। इसके बाद में हमने म्युनिसिपल टैक्स के बारे में बात करी थी। जीएवी कैलकुलेट करना सीखने के बाद में अब बात आती है कि सर जीएवी में से एक चीज लेस होती है जिसका नाम है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स क्या होता है कि हर एक प्रॉपर्टी के ऊपर आपको टैक्स देना होता है, जो कि वहां की लोकल अथॉरिटी या म्युनिसिपालिटी लेती है, प्रॉपर्टी टैक्स या म्युनिसिपल टैक्स के नाम से। इस टैक्स को आप ऑनलाइन भी जमा करा सकते हैं। तो म्युनिसिपल टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि ओनर के द्वारा पे किया जाता है, किसे? वहां की लोकल अथॉरिटी या म्युनिसिपालिटी को। तो ये एक प्रकार का खर्चा हो गया ओनर के लिए, क्योंकि वो पे कर रहा है टैक्स। और यहाँ प्रोविजन ये बोलता है कि आप म्युनिसिपल टैक्स को ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या कर दोगे? लेस। तो म्युनिसिपल टैक्स को जीएवी में से जैसे ही लेस करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगी? नेट एनुअल वैल्यू। बट इससे रिलेटेड कुछ कंडीशंस है। म्युनिसिपल टैक्स को आप तभी लेस कर सकते हो अगर आपने उसका पेमेंट कर दिया हो। मतलब म्युनिसिपल टैक्स इज डिडक्टिबल ऑन पेड बेसिस ओनली, ड्यू बेसिस पे नहीं है। आगे जाके हम इंटरेस्ट और होम लोन पढ़ेंगे वो ड्यू बेसिस पे, और ये म्युनिसिपल टैक्स किस बेसिस पे? पेड बेसिस पे। मैंने आपको पीजीवीपी में भी रीजन बताया था कि जितने भी टैक्सेस है ना उन सबकी डिडक्शन सरकार पेड बेसिस पे ही देती है, क्योंकि डिडक्शन भी दे दे और पता चले पैसा भी नहीं आया तो डबल नुकसान हो गया ना, कि एक तो ये टैक्स का पैसा भी नहीं मिला हमको और ऊपर से डिडक्शन और दे दिया। तो इसलिए पीजीबीपी में भी अपन देखते थे तो वहां पर भी हर टैक्स के साथ क्या लगा हुआ होता था? पेड बेसिस। वो आगे जाकर आएंगे भी। तो म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन पेड बेसिस पे मिलेगी। कई बार क्या होता है कि थोड़ा म्युनिसिपल टैक्स तो ओनर दे देता है और थोड़ा म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट दे देता है। तो उस सिचुएशन में क्या करें सर? ओनली जो ओनर ने पे करा है उसे म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन मिलेगी। तो द म्युनिसिपल टैक्स विच इज पेड बाय टेनेंट इज नॉट डिडक्टिबल, वो डिडक्ट नहीं होगा। अब कुछ और भी टैक्सेस है जो म्युनिसिपल टैक्स जैसे होते हैं, जैसे वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स, फायर टैक्स। ये भी कौन लेता है? लोकल अथॉरिटी। यहाँ पे ध्यान रखना सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स वर्ड नहीं है, लोकल अथॉरिटी के द्वारा लिए जाने वाले सारे टैक्सेस आप लेस कर सकते हो। अगर आप आईसीएमआई की बुक में जाओगे तो आईसीएमआई की बुक में दे भी रखा है आपको। आईसीएमआई वाली बुक में जब आप म्युनिसिपल टैक्स के बारे में पढ़ते हो तो वहां पर लिख भी रखा है, देखो, म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूड्स। आप जाओगे बुक के अंदर 2.2.6, इसमें तो 172 है पेज नंबर, और जहां पहला पैराग्राफ है, ये पेज नंबर है 172। म्युनिसिपल टैक्स इंक्लूड सर्विस टैक्सेस लाइक फायर टैक्स, वाटर टैक्स और सीवरेज टैक्स भी आता है इसमें, सब म्युनिसिपल टैक्स में इंक्लूड होता है। तो अगर कल को आपको क्वेश्चन में वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स ऐसा कोई दे दे, फायर टैक्स दे दे, तो ये भी लेस करना है। तो ना सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स बल्कि लोकल अथॉरिटी के द्वारा लिए जाने वाले सारे टैक्सेस यहाँ पर लेस होते हैं।
क्योंकि इसके बाद एक क्वेश्चन भी था जिसमें म्युनिसिपल टैक्स भी दिया हुआ था, अपन ने करा था, वाटर टैक्स भी दिया हुआ था और सीवरेज टैक्स भी दिया हुआ था, तो हमने वो सब लेस करे थे। कल को फायर टैक्स दे दे तो वो भी लेस करना है, क्योंकि वो भी लोकल अथॉरिटी ही लेती है। तो आप ध्यान रखना, फायर टैक्स, वाटर टैक्स, सीवरेज टैक्स और म्युनिसिपल टैक्स। कल को आपको कोई नया सा ही टैक्स दे दे, पता ही नहीं, अपन ने तो सुना ही नहीं कभी, और ऐसे ब्रैकेट में लिख दे चार्ज बाय लोकल अथॉरिटी, तो उसको भी क्या करना है, लेस करना, क्योंकि लोकल अथॉरिटी के सारे टैक्सेस लेस होंगे। तो नगर निगम, पंचायत वाले, ये सब लोकल अथॉरिटी में काउंट होते हैं, जो भी टैक्स लेंगे वो सबके सब यहाँ पर डिडक्ट होंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाने वाला टैक्स यहाँ पर लेस नहीं होगा, ओनली लोकल अथॉरिटी के द्वारा लिए जाने वाला टैक्स ही डिडक्ट होगा। जैसे स्टेट गवर्नमेंट लैंड पे टैक्स लेती है, लैंड टैक्स, वो लेस नहीं होगा, और कोई भी टैक्स है वो भी लेस नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, ओनली एंड ओनली लोकल अथॉरिटी का ही टैक्स लेस होगा, और कोई टैक्सेस लेस नहीं। अब कई बार म्युनिसिपल टैक्स की सिर्फ रेट दे देते हैं 5%, 10%, तो वो 5% या 10% किसका है, वो म्युनिसिपल वैल्यू का है। तो अगर ओनली रेट दे रखी हो तो ध्यान रखना, वो परसेंटेज या रेट किसकी है, वो म्युनिसिपल वैल्यू की है वो रेट। तो इफ ओनली रेट इज गिवन देन वो उस म्युनिसिपल वैल्यू की हो। चलिए फटाफट से इन पॉइंट्स को पढ़ते देखिए। पहला पॉइंट क्या है, म्युनिसिपल टैक्स इज चार्ज और लेविड बाय लोकल अथॉरिटी और म्युनिसिपलिटी। क्या करना होता है इसको, सर जीएवी में से लेस करना होता है, तो एनएवी मिल जाती है। म्युनिसिपल टैक्स में वाटर टैक्स इंक्लूड है, सीवरेज टैक्स इंक्लूड है, फायर टैक्स भी इंक्लूड है, और कोई भी अदर टैक्स जो कि लोकल अथॉरिटी लगाती है, वो सब म्युनिसिपल टैक्स का ही पार्ट बनते हैं। म्युनिसिपल टैक्स की डिडक्शन ध्यान रखिएगा पेड बेसिस पर, प्रीवियस ईयर में आपने जितना भी म्युनिसिपल टैक्स पे करा है उसकी डिडक्शन मिलेगी आपको पेड बेसिस पर। अब एक और बात ध्यान रखिए, ओनली ओनर वाले की मिलेगी। कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आ जाता है अपने कि टीनेंट ने इतना पे करा, ओनर ने इतना करा, हम कौन सा लेस करेंगे, ओनली ओनर का। इसके बाद भी जो आपके स्टडी मैट में क्वेश्चन है उसका लास्ट वाला केस आप देखोगे तो 80% पेमेंट हुआ है, उसमें कुछ तो ओनर ने करा है, कुछ टीनेंट ने करा है, तो हमने ओनली वही लेस करा था जो ओनर ने पे करा था। इसके बाद में नेक्स्ट केस क्या बोलता है कि अगर आपने कभी एडवांस में म्युनिसिपल टैक्स दे दिया, मतलब अगले साल का अभी दे दिया, तो फिर उसका क्या करें सर, वो लेस नहीं होगा। पिछले प्रीवियस ईयर जो चले गए उनका किसी का भी आज की डेट में तो सब लेस हो सकते हैं, बट जो साल आया ही नहीं उसका आप अभी पे कर रहे हो तो वो लेस नहीं होगा, एडवांस में पे किया गया लेस नहीं होगा। म्युनिसिपल टैक्स में स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होते हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रखा है लैंड टैक्स, जमीन पे लगने वाला टैक्स। अगर ओनली परसेंटेज दे रखा हो तो ये ध्यान रखिए कि परसेंटेज किसका है, म्युनिसिपल रेंट या म्युनिसिपल वैल्यू का परसेंटेज होगा। ये अपन ने काफी सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी देखा है। इसके बाद में हमने पढ़ा एनएवी के बारे में, तो एनएवी तो अपने आप निकलने वाली चीज है, इसको निकालना तो होता नहीं है। जैसे ही आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्युनिसिपल टैक्स लेस करते हो तो आपको नेट एनुअल वैल्यू मिल जाती है। अभी एक अपन जब आगे जाके क्लबिंग एंड ऑल चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे हमने एक बात और सीखी थी कि एक तो होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वर्ड, और एक होता है रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है मतलब सब कुछ एडजस्टेड है, और अगर रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है इसका मतलब वो आपकी जीएवी है। फिर उसमें से म्युनिसिपल टैक्स लेस करो, एनएवी आएगी, फिर वो 30% का डिडक्शन दो, इंटरेस्ट लेस करो, फिर आएगी इनकम फ्रॉम हाउस। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन के बीच में ऐसे आ जाए तो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का फर्क ध्यान रखना है आपको। यहां आ जाते हैं एनएवी जो कि ऑटोमेटिकली निकल जाती है, जैसे ही जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स को लेस किया जाता है तो हमें एनएवी मिल जाती है। अब इसके बाद में आता है हमारा सेक्शन 24। सेक्शन 24 किसका था, हमारा डिडक्शंस का। अब हाउस प्रॉपर्टी में हमें दो सेक्शंस में डिडक्शन मिलती है, एक 24 क्लोज ए में और एक 24 क्लोज बी के अंदर। 24 क्लोज ए तो फिक्स्ड है, 30% ऑफ एनएवी। तो जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालोगे तो एनएवी का 30% डिडक्शन दे दोगे बाय डिफॉल्ट। ये आपके रिपेयर मेंटेनेंस जितने भी प्रकार के खर्चे होते हैं उनके बदले में दिया जाता है, इसके अलावा कोई खर्चा लेस नहीं होता हाउस। तो हाउस प्रॉपर्टी में कभी भी आपको इंश्योरेंस दे दे, फायर इंश्योरेंस कराया वो दे दे, वॉचमैन की सैलरी दे दे, ऐसा कुछ भी दे दे, आपको कुछ भी लेस नहीं करना है। हाउस प्रॉपर्टी का फॉर्मेट इज फिक्स्ड, फिक्स है फॉर्मेट। तो इसलिए ध्यान रखना कि इन सारे खर्चों के बदले में सरकार ने क्या कर रखा है कि स्टैंडर्ड बना रखा है डिडक्शन, जो कि 30% है, फिक्स है।
तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो बाय डिफॉल्ट अपन को हमेशा लेस करना ही करना होता है। नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? सवा? तो इस अभी क्या है? अच्छा ठीक है। उसके बाद में अपना अगला सेक्शन आता है 24 क्लोज बी, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इंटरेस्ट ऑन होम लोन। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने लोन लेके घर बनाया है या कंस्ट्रक्ट करा है, तो उस पर जो आप इंटरेस्ट दोगे उसकी डिडक्शन यहां मिलती है। इंटरेस्ट ऑन होम लोन के बारे में खास बात क्या है कि जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो उसकी डिडक्शन आपको ड्यू बेसिस पे ही मिल जाती है, मतलब एक्चुअल पेमेंट इज नॉट नेसेसरी। देखिए यहाँ क्या बोला गया, इसकी डिडक्शन आपको ड्यू बेसिस पे मिल जाएगी। और लोन कहां से ले सकते हो? किसी से ही ले लो। इस सेक्शन में बोला गया कि लोन आप बैंक से ले लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फ्रेंड, रिलेटिव, कहीं से भी ले लो, आपको डिडक्शन मिल ही जाएगी। और भी अपन ने इसमें बात करी थी, मैं यही कर लेता हूं, वो अपन ने पूरा इंटरेस्ट पढ़ने के बाद नोट लिखे थे। अग, अगर आपने कोई ब्रोकरेज पे करा है लोन लेते टाइम, या कोई कमीशन पे करा है, तो क्या उसकी डिडक्शन मिलेगी क्या? यहाँ ये किसकी डिडक्शन दे रहा है? इंटरेस्ट की। तो अगर लोन लेते टाइम आपने कोई और ब्रोकरेज या कमीशन पे करा है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। कई बार आपकी ईएमआई लेट होने की वजह से उस पे और इंटरेस्ट लग जाता है पेनल्टी के रूप में, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पैनल इंटरेस्ट। पैनल इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो अगर ईएमआई लेट होने की वजह से और एक्स्ट्रा अगर कोई इंटरेस्ट लगा है तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, पेनल्टी के रूप में लगाया गया इंटरेस्ट बोलते हैं। एक और पॉइंट था कि यदि आपने कोई लोन लिया है, वो जो लोन लिया है वो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से लिया है जो कि इंडिया के बाहर है। अगर आपने जो लोन लिया है वो कहां से लिया हो? आउटसाइड इंडिया के किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो जब भी आप उसको इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे तब आपको क्या करना होगा? टीडीएस काटना होगा। अगर उसको पेमेंट करते टाइम टीडीएस नहीं काटा, या काट तो लिया लेकिन सरकार को जमा नहीं कराया, तो फिर उस सिचुएशन में आपको इस इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो अगर लोन आउटसाइड इंडिया से लिया गया है तो टीडीएस अगर आपने डिडक्ट ही नहीं करा, या फिर डिडक्ट तो कर लिया बट नॉट डिपॉजिटेड टू गवर्नमेंट, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस इंटरेस्ट की डिडक्शन ही नहीं मिलेगी। सेम प्रोविजन आप पीजीबीपी में पढ़ चुके हो खर्चों के लिए। वहां पे तो ऐसा था कि अगर नॉन रेजिडेंट को पेमेंट नहीं करा तो 100% डिसअलाउड है, मतलब टीडीएस नहीं काटा तो, और रेजिडेंट का टीडीएस नहीं काटा तो 30% डिसअलाउड होता था। तो वहां पर वो था, लेकिन यहाँ तो क्या है, जनरली तो आप लोन यहीं से लोगे तो वहां तो टीडीएस काटना ही नहीं होता। ये तो किसकी बात कर रहा है? अगर लोन आउटसाइड इंडिया से लिया गया है और पेमेंट करते टाइम, इंटरेस्ट का पेमेंट करते टाइम टीडीएस नहीं काटा, या फिर काट लिया लेकिन सरकार को जमा नहीं कराया, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा? आपको डिडक्शन ही नहीं मिलेगी उस इंटरेस्ट की। अब इसके बाद में हम इंटरेस्ट में आगे बढ़े थे और हमने देखा था कि सर इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी कैसे। तो यहां हमने देखा था कि सर इंटरेस्ट की कितनी और कैसे डिडक्शन मिलेगी, ये डिपेंड करता है कि हाउस प्रॉपर्टी का क्या टाइप है। अगर हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट है तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब जितना आपका इंटरेस्ट है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, जितना भी इंटरेस्ट है, पूरे के पूरे इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल जाएगी इन केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन वहीं यदि प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो कितनी डिडक्शन मिलेगी? बोले सर एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और मैक्सिमम लिमिट। इंटरेस्ट में यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में लिमिट लगती है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आप कितना इंटरेस्ट डिडक्ट कर सकते हो? बोले सर एक्चुअल और मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लेस। फिर सवाल आया सर मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? तो हमने दो लिमिट पढ़ी थी, एक 30,000 की और एक 2 लाख की। 30,000 कब लिखे और 2 लाख कब लिखे में जवाब था 2 लाख कब लिखने का। कुछ कंडीशंस थी। पहली कंडीशन ये थी कि लोन जो है 1 अप्रैल 1999 या उसके बाद का होना चाहिए। उससे पहले के अगर कोई लोन है तो यहां पर आप कितना लिखोगे? 30,000। लेकिन इस डेट या इसके बाद का है तो आप यहां कितना लिखोगे? 2 लाख। लेकिन और भी कंडीशन थी। लोन का पर्पस क्या होना चाहिए? कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए लिया हुआ होना चाहिए लोन।
और जिस ईयर में आपने लोन लिया था, जिस भी फाइनेंशियल ईयर में, उसके एंड होने के विद इन 5 ईयर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये 5 साल कैसे काउंट करते हैं? मान लो 1 अक्टूबर 2014 को लोन लिया, तो ये साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2015, वहां से 5 साल गिनने, तो आएगा 31 मार्च 2020। वहां तक अगर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो आप पे लिमिट कितनी लगेगी? 2। तो आपका डेट ऑफ लोन से 5 साल नहीं है, जिस ईयर में लोन लिया उसको पहले एंड कर दो, और फिर वहां से 5 साल ऐड ऑन करना, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर ये तीनों कंडीशंस पूरी हो जाती है तो आपके ऊपर लिमिट कितनी लगेगी? 2 लाख की। अदरवाइज आप कितना इंटरेस्ट लेस कर पाओगे? 30,000। जैसे जनरली क्या होता है कि क्वेश्चन आता है तो इससे पहले की डेट दे देता है, तो इसलिए हमको कितना डिडक्शन मिलता है? 30,000। या फिर लोन का पर्पज रिपेयर के लिए दे देता है, रिपेयर के लिए लोन लिया है तो भी लिमिट कितनी लग जाएगी? यही दो सिचुएशन है जिसमें लिमिट 30,000 की जनरली मिलती है, अदरवाइज आपको हमेशा 2 लाख की मिलनी है। अब ये तो बात हो गई कि कितना इंटरेस्ट लेस होगा, बट ये इंटरेस्ट को निकालना पड़ता है पहले। पहले तो आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हो, कैलकुलेशन करने के बाद में देखते हो आप, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी होती है तो सारा लेस कर लेते हो, और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है तो ये विच एवर इज लेस करके लेस करते हो। अब बात ये कि इंटरेस्ट निकाले कैसे सर? इंटरेस्ट निकालना सीखते हैं वो अपन। तो सर इंटरेस्ट होते हैं दो प्रकार के, एक को हम रेवेन्यू इंटरेस्ट या पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट बोलते हैं, और एक को हम कैपिटल इंटरेस्ट या प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट बोलते हैं। आप पहले तो क्या करोगे, क्वेश्चन आएगा तो प्री और पोस्ट को अलग अलग करोगे, दोनों इंटरेस्ट निकाल के टोटल कर लोगे, फिर वो जो दोनों इंटरेस्ट का टोटल करा उसके बाद में चेक करोगे, अगर प्रॉपर्टी लेट आउट होगी तो सारा लेस कर लोगे, और सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी तो एक्चुअल और मैक्सिमम लिमिट विच एवर इज लेस लेस, जितना डिडक्ट करोगे। अब यहां पर रेवेन्यू और पोस्ट कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट की बात हो रही है, और एक हो रही है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। आपका मान लो रेवेन्यू इंटरेस्ट निकला 2 लाख, तो 2 लाख भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब पहले तो जितना निकले उतना ले लो, लेकिन प्री का क्या करना है आपको? प्री निकला 5 लाख, तो 5 लाख डिडक्ट नहीं होगा, ये 5 साल में डिडक्ट होता है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? डिवाइड बाय 5। तो ये कितना आया? तो मान लो अपना पोस्ट निकला 2 लाख और प्री निकला 1 लाख, इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ गया? अब हम चेक करेंगे, अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो पूरा 3 लाख, और सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो एक्चुअल 3 लाख है, मैक्सिमम लिमिट मान लो 2 लाख लगी, तो आपको डिडक्शन कितनी मिल पाएगी फिर? 2 की मिल पाएगी। तो पहले तो प्री और पोस्ट इंटरेस्ट निकाल लो, फिर इनका टोटल कर लो, उसके बाद में चेक करो, अगर आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी है तो पूरा लेस हो जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो विच एवर इज लेस करना। बात आती सर इसको निकाले कैसे? तो पोस्ट को निकालना तो बड़ा ही सिंपल है। कैसे सर? लोन का अमाउंट लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट लो, और टाइम क्या ले लो? पोस्ट कंस्ट्रक्शन। और जनरली पोस्ट कंस्ट्रक्शन कितने का होता है? 12 महीने का ही मिलता है। बट प्री कंस्ट्रक्शन में देखो सब कुछ सेम है, बट यहाँ जो टाइम है वो कौन सा ले लिया? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब सवाल ये आता है सर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कैसे निकाले? स्टार्ट कहां से होगा ये? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की स्टार्टिंग कहां से होगी? डेट ऑफ लोन से। और एंड कहां होगा? जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा उससे जस्ट पहले जो 31 मार्च आया था। इसका रीजन कोई बताएगा मुझे? क्योंकि जिस ईयर में प्रॉपर्टी बन गई वो तो पूरा का पूरा साल ही क्या हो जाता है? पोस्ट। जैसे मान लो प्रॉपर्टी बनी 1 अक्टूबर को, लेकिन वो पूरा साल 1 अप्रैल से ही क्या मान लिया जाएगा? पोस्ट। तो इसीलिए अपना ये हमेशा एंडिंग कहाँ होती है इसकी? 31 मार्च को ही होती है जनरली। तो आपको लोन की डेट से स्टार्ट करना है, और जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उससे जस्ट पहले वाले 31 मार्च पर इसको क्या करना है? एंड। अब यहां पर एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, आपको डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड भी दे दे, मतलब आपको लोन की डेट दे रखी है और कंस्ट्रक्शन किस दिन स्टार्ट हुआ वो भी डेट दे रखी है क्वेश्चन, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे? तो इन दोनों में से जो भी बाद में होगा वहां से स्टार्ट करो। तो अगर डेट ऑफ लोन और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड बोथ आर गिवन, तो फिर स्टार्टिंग कहां से होगी? दोनों में से जो भी बाद में है। इसका एग्जाम्पल भी हमने आगे जाकर के करा था कि अगर ये दोनों दे रखे हैं तो क्या करें। अब सपोज करो कि कोई लोन का रीपेमेंट ही हो जाए बीच में। अपन ने बहुत सारे एग्जाम्पल करे, इनको ध्यान से करना है, कंसेप्ट तो इतना ही है, बट एग्जाम्पल में अलग अलग सिचुएशन थी।
कि सर मान लो थोड़ा लोन बीच में पे कर दिया, थोड़ा लोन बाद में पे कर दिया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। ऐसी बहुत सारी अलग अलग टाइप ऑफ कंडीशंस अपन ने पढ़ी हुई थी यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए तो अपन नेक्स्ट क्लास में अब आगे बढ़ेंगे, और इस चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट रहा है वो पूरा करके एक अगला चैप्टर भी अपन स्टार्ट कर देंगे। तो अगला चैप्टर अपना मोस्ट प्रोबेबली या तो सैलरी लेंगे या अदर सोर्स लेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। टाइम कम रहा तो अदर सोर्स लेके अगली क्लास को वो, क्योंकि छोटा सा है, 40 मिनट मैक्सिमम लगेंगे उसमें, तो उसको भी पूरा कर देंगे। तो आज जाके आपको जीएवी के क्वेश्चंस करने, इंटरेस्ट के भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत आए तो आप पूछ लेना। फिर 23 सबसेक्शन 3 करेंगे, 23 सबसेक्शन 4 करेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आता है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हम करेंगे इतना ही। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोग खुद सीरियस रह के रेगुलर रहोगे तो मैं पूरा रिवीजन कराऊंगा। मुझे लगेगा आप ही सीरियस नहीं हो तो मेरे पास रिकॉर्डिंग तो बनी हुई यूट्यूब पे भी डली हुई, आप देख सकते हो। बट यहाँ पर आप पढ़ोगे तो मैं आपको कई नई चीजें भी बताऊंगा। मीन्स अभी आपने जो पढ़ा है अब पढ़ लिया, अब आपकी सोच डेवलप करने का समय है। तो कई चीजें ऐसी है, न्यू टैक्स डिजाइन, ओल्ड टैक्स डिजाइन, उसमें आपको कंफ्यूजन हो जाएगा अदरवाइज। तो इसलिए रेगुलर रह करके आपको हर एक बात सीखनी है, और साथ साथ ही करना है। जैसे ये आज जितना पढ़ा आज ही निपटा दिया, तो आपका रिवीजन बहुत आसानी से हो जाएगा, आपको चीजें आसान लगेगी अगर डेली जाके कर लिया तो। ये ध्यान रखना। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्लास से। सो हम रिवीजन कर रहे थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टॉपिक का, और हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम पढ़ रहे थे इंटरेस्ट के बारे में। इंटरेस्ट ऑन होम लोन। इंटरेस्ट ऑन होम लोन में हमने देखा सर कि इंटरेस्ट की डिडक्शन कितनी मिलेगी, ये प्रॉपर्टी के टाइप पर डिपेंड करता है। एक तो होती है लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, और एक होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जो भी आपका एक्चुअल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन मिल जाती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड में अपन ने देखा कि 2 पॉइंट थे अपने, पहला था एक्चुअल, दूसरे में लिखनी होती है हमको मैक्सिमम लिमिट। फिर इन दोनों में से जो भी कम आता है उसकी डिडक्शन मिलती थी। अब मैक्सिमम लिमिट में या तो 2 लाख आएगा या फिर 30,000 आएगा। 2 लाख कब आएगा, तो कुछ कंडीशंस थी। पहली कंडीशन ये थी कि लोन 1/4/1999 या उसके बाद लिया जाना चाहिए, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन या परचेज के लिए लिया जाना चाहिए। जिस ईयर में लोन लिया उसके एंड होने के विद इन 5 ईयर्स में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर ये सारी बातें पूरी होगी तो 2 लाख, अदरवाइज 30,000। 30,000 जनरली कब कब लगती है, रिपेयर के लिए लोन ले रखा हो या 1/4/1999 से पहले का लोन दे देते हैं, तभी 30,000 जनरली देखने को मिलती है। फिर हमने देखा कि ये जो इंटरेस्ट होता है चाहे लेट आउट या सेल्फ ऑक्यूपाइड में, जिसको अपन एक्चुअल और ये बोल रहे हैं, ये एक्चुअल इंटरेस्ट कैसे निकाले। तो ये इंटरेस्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक प्री कंस्ट्रक्शन और एक पोस्ट कंस्ट्रक्शन। प्री को हम कैपिटल इंटरेस्ट भी बोलते हैं, पोस्ट को हम रेवेन्यू इंटरेस्ट भी बोलते हैं। पोस्ट को कैसे निकाले, कुछ करना ही नहीं होता, हमको लोन अमाउंट लेना होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेनी होती है, और टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब पोस्ट निकाल रहे हो तो पोस्ट में कौन सा टाइम लोगे, पोस्ट कंस्ट्रक्शन का टाइम लोगे। और प्री निकाल रहे हो तो प्री में कौन सा टाइम लोगे, ये दोनों तो सेम है, टाइम में कौन सा लोगे, प्री कंस्ट्रक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन का टाइम कैसे निकालते हैं, स्टार्ट कहां से होता है और एंड कहां पर होता है। स्टार्ट होता है डेट ऑफ लोन से, एंड कहां पर होता है, जस्ट प्रीसीडिंग 31 मार्च। क्योंकि जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है वो पूरा का पूरा साल ही क्या हो जाता है, पोस्ट। इस वजह से उससे पहले 31 मार्च को ही खत्म हो जाता है। अगर आपको लोन की डेट और कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड की डेट दोनों दे रखी हो, तो फिर दोनों में से जो भी बाद में हो वहां से स्टार्टिंग करी जाएगी। इसके अलावा इसमें फिर अलग अलग केसेस बन सकते हैं, कंसेप्ट तो इतना ही है। केसेस कैसे, रीपेमेंट हो जाए साल के बीच में, तो जितना रीपेमेंट होता जा रहा है उस अमाउंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं लगाना है।
ये बेसिक सोच रखनी है आपको, ध्यान रखिएगा। अब अपन ने कुछ नोट वगैरह भी बात करी थी, इंडिया के बाहर से लोन ले या फिर कमीशन ब्रोकरेज, इन सब की भी। इसके अलावा इंटरेस्ट के अंदर एक और बात करें कि किसी के पास मान लो मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टी है, तो उस सिचुएशन में क्या हो। सपोज करिए कि लिमिट की अगर हम बात करें, ये एसओपी से रिलेटेड है मेनली। मान लो किसी के पास ये भी एसओपी है और ये भी एसओपी है। एक प्रॉपर्टी पे 2 लाख की लिमिट लग रही है, दूसरी प्रॉपर्टी पे भी 2 लाख की लिमिट लग रही है। तो सर क्या ये 4 लाख का इंटरेस्ट लेस कर सकता है क्या एसएसी? ये जो लिमिट है ये असेसी वाइज है या प्रॉपर्टी वाइज है? असेसी वाइज है। तो यहां पर दोनों की मिला के मैक्सिमम लिमिट कितनी मिलेगी? 2 लाख ही मिलेगी। मतलब आप दोनों प्रॉपर्टी का मिला के कितना लेस कर पाओगे? 2 ही कर पाओगे। अब सपोज करिए कि आपकी एक प्रॉपर्टी पे लिमिट तो लगे 30,000 की और एक पे लगे 2 लाख की, फिर ओवरऑल लिमिट कितने की मिलेगी? आपको इसमें ही मिलेगी 2 लाख की। मतलब आप मान लो इसका इंटरेस्ट है 20,000, अपनी लिमिट के अंदर है, ले लो। इसका इंटरेस्ट है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख और 20 कितने हो गए? 170, पूरा 170 लेस कर लो। सर इसका इंटरेस्ट 40,000 है और इसका इंटरेस्ट 220 है। मतलब 40 को 30 पे लाओ, 220 को 2 पे लाओ। ठीक है, वो तो लाने ही, इंडिविजुअल लिमिट्स के अंदर होने चाहिए। फिर सर दोनों मिला के फिर भी 230 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना लेस कर पाओगे? 2 लाख। मतलब अगर आपकी एक प्रॉपर्टी पे 30,000 की लिमिट, एक पे 2 लाख की लिमिट लग रही है, तो भी आप ओवरऑल लिमिट कितनी मिलेगी? 2 लाख। दोनों का मिला के 2 लाख कर सकते हो। तीसरा केस बात करें कि आपकी एक प्रॉपर्टी पे 30,000 की लिमिट है, दूसरी प्रॉपर्टी पे भी 30,000 की लिमिट है, तो ओवरऑल लिमिट कितनी मिलेगी? 30 ही मिलेगी। मतलब दोनों का मिला के आप कितना लेस कर पाओगे? 30,000 ही लेस कर पाओगे। इसके बाद में एक और बात करें, सपोज करिए कि आपने एक होम लोन ले रखा है, उसको रीपे करने के लिए आपने एक नया लोन ले लिया। अब आप उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये एग्जाम में भी आया हुआ पॉइंट है। होम लोन चल रहा है, उसको रीपे करने के लिए एक नया लोन ले लिया, उस पे इंटरेस्ट पे करा, तो क्या उसकी डिडक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर होम लोन को रीपे करने के लिए कोई नया लोन लिया जाता है, तो उस नए लोन पर जो इंटरेस्ट पे करोगे उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। अब सपोज करो आपका होम लोन है 10 लाख का, किसी व्यक्ति ने नया लोन लिया 15 लाख का और 10 लाख उससे रीपे कर दिए। ठीक है, और नया लोन लेकिन चल रहा है अभी पूरा 15 लाख का। कितने पे डिडक्शन मिलेगी इंटरेस्ट की? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन 15 पे होगी या 10 पे होगी? 10 पे ही होगी, क्योंकि आपने होम लोन को रीपे करने के लिए कितना अमाउंट यूज करा है? 10 ही करा है। चाहे आपका नया लोन 15 का है, बट होम लोन को रीपे करने के लिए कितना यूज हुआ है? 10। तो उस 10 पे जो इंटरेस्ट होगा उसी की डिडक्शन मिलेगी। तो होम लोन को रीपे करने के लिए अगर कोई नया लोन लिया जाता है, तो उस पे आप जो भी इंटरेस्ट पे करोगे उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, ओनली उतने ही पार्ट पर मिलेगी जितने से आपने रीपेमेंट किया है, अदरवाइज आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। चलिए बाकी और आगे की चीजों को पढ़ते हैं। फिर हमने क्लास में बहुत सारे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स किए थे, जिसमें अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे रीपेमेंट्स हो रहे थे। इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये ऐसा एग्जाम्पल हमने क्लास में अलग से भी किया है और आपकी बुक के अंदर भी है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है, जहां जहां रीपेमेंट होता जाए वहां वहां रुकते जाओ और इंटरेस्ट निकालते जाओ। प्री और पोस्ट को पहले अलग कर लो, फिर ये इंटरेस्ट वगैरह निकालो,
फिर प्री का इंटरेस्ट अलग लिखना है, पोस्ट का अलग लिखना है, प्री वाले को डिवाइड बाय 5 भी करना है, पोस्ट जितना है उतना लेना है। तो एक क्वेश्चन इंटरेस्ट का है, उसको जरूर से कर ले, उसमें सारे लगभग इंटरेस्ट के कंसेप्ट कवर हो जाते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा भी रहेगा, इंपॉर्टेंट भी है। ये नोट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं यहां से आगे जो दो सेक्शन आ रहे हैं एग्जाम में ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं इनके क्वेश्चंस। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 23 सबसेक्शन 3, पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। इस सेक्शन में क्या है कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी का एक फ्लोर लेट आउट है और एक फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड है एट ए टाइम। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए, इस सिचुएशन के अंदर कैसे हम जो है इनकम कैलकुलेट करें। सपोज करिए कि आपका 60% पार्ट लेट आउट है, 40% पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब क्या होता है कि जब म्युनिसिपल रेंट, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट निकलते हैं तो वो ऐसे फ्लोर देख के नहीं, वो पूरी प्रॉपर्टी के ही होते हैं। क्वेश्चन आएगा तो भी पूरी प्रॉपर्टी के दिए हुए होंगे, बट जीएवी ओनली कौन से पार्ट के लिए निकलती है, लेट आउट पार्ट के लिए। तो इस सिचुएशन में आपको ध्यान रखना है कि जैसे एमआर, एफआर, एसआर है, इनका आपको प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा। वो कितने परसेंट लेना पड़ेगा उसका, 60% ही जैसे। तो अगर म्युनिसिपल ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड एक लेट आउट, ऐसे भी दे सकते हैं एक फ्लोर सेल्फ बिजनेस के लिए चला रहे हैं, तो सेल्फ बिजनेस वाला तो आएगा ही नहीं हाउस प्रॉपर्टी में। तो मान लो इसमें से 10-10% कम कर दे और 20% वो पार्ट दे दे, तो उसके लिए तो लिखना है कि ये हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ही नहीं होगा क्योंकि सेल्फ बिजनेस के काम में आ रहा है। बट बाकी के लिए क्या करेंगे, आप एमआर, एफआर, एसआर का उतना परसेंट करेंगे जितना परसेंट लेट आउट है। और एक्चुअल रेंट तो ऑलरेडी कितने पार्ट का मिलेगा, लेट आउट पार्ट का ही मिलेगा, इसलिए एक्चुअल रेंट को प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं है। फिर इनको कंपेयर करके आप निकाल लेंगे जीएवी, हाई लो हाई करके। फिर उसके बाद में क्या लेस होगा, म्युनिसिपल टैक्स। अब म्युनिसिपल टैक्स पूरे घर का होगा या लेट आउट पार्ट का दिया हुआ होगा, भाई टैक्स तो पूरे घर पे ही लगेगा ना। तो अगेन म्युनिसिपल टैक्स भी आपको पूरे घर का दिया हुआ होगा, बट वो लेस ओनली किस में होता है, लेट आउट में, क्योंकि जीएवी निकलती लेट आउट में, तो लेस भी ओनली वही होता है। तो फिर म्युनिसिपल टैक्स का भी आपको उतना परसेंट करना है, कितना, जितना परसेंट लेट आउट है पार्ट। ठीक है, उसके बाद एनएवी आ जाएगी। उसके बाद क्या लेस होगा, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर लास्ट चीज आएगी इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो अब आपने जो होम लोन ले रखा होगा वो भी पूरे घर के लिए ले रखा होगा, तो पहले तो क्या करो, आप नॉर्मली इंटरेस्ट निकाल लो कितना बन रहा है सब कुछ करके। फिर उसको आपको बांटना पड़ेगा। यहाँ बांटना क्यों है, क्योंकि इंटरेस्ट लेट आउट में भी लेस होता है और सेल्फ ऑक्यूपाइड में भी लेस होता है। तो इंटरेस्ट का आपको दोनों में बाइफर्केशन कर देना है। अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको एसओपी की भी इनकम निकालने को बोले, लेट आउट की भी बोले, तो एसओपी में तो सब कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही चीज लिखनी है, क्या, इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट में इसके हिस्से में जितना आया हो, और लेट आउट के हिस्से में जितना आएगा वो लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो म्युनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट ऑन होम लोन का भी प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा, एक्चुअल रेंट को प्रोपोर्शनेट नहीं करना है आपको। अब इसका एक एग्जांपल हमारी स्टडी मैट में भी दे रखा है और हमने एक नोटबुक में भी करा हुआ है, ये एक्स्ट्रा एग्जांपल लिख करके। तो ये एग्जांपल है इस टॉपिक का जो स्टडी मटेरियल में दे रखा है। इसमें देखिए क्या है कि यूनिट ए 40% है और यूनिट बी 60% है। ए तो है सेल्फ ऑक्यूपाइड और बी है लेट आउट, मतलब 60% पार्ट लेट आउट है। लेट आउट है श्री देवदास को, मंथली रेंट है 3,000। तो पूरे साल का करोगे तो 3,000 इंटू 12, 36,000 आ जाएगा। सब्जेक्ट टू दैट वैकेंसी नहीं हो, अगर क्वेश्चन को हार्ड बनाना है तो क्या कर देगा, दो पार्ट दे देगा, उसमें भी जो लेट आउट वाला पार्ट है उसमें वैकेंसी दे देगा। तो फिर लेट आउट वाले पार्ट की जो जीएवी निकलेगी वो 4 स्टेप लगानी पड़ेगी, वैसे निकलेगी अपने। अब यहाँ पर देखो क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, म्युनिसिपल वैल्यू पूरे घर की है, हम इसका 60% कर देंगे। फेयर रेंट एक भी इस पूरे घर का है, इसका भी 60% लेंगे।
और ये 2 लाख का भी 60% लेंगे। एक्चुअल रेंट 3,000 महीने का है तो 12 महीने का 36,000 हो जाएगा। देन उसमें कंपेयर कर लेंगे हाई लो हाई, तो हमको जीएवी मिल जाएगी लेट आउट पार्ट की। तो अगर यहां पर अपन देखें तो म्युनिसिपल वैल्यू जो है वो यूनिट बी की 60,000, ये 72, ये एक 20 आ गई, तो इससे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकल गया। फिर 36,000 से कंपेयर करा हाई, मतलब आपकी जीएवी 72,000 आ जाएगी। अब उसके बाद में आपको देखना है म्युनिसिपल टैक्स को, वो 10% है। म्युनिसिपल टैक्स की ओनली रेट दे रखी, तो ये किसका परसेंटेज है? म्युनिसिपल वैल्यू का। म्युनिसिपल वैल्यू है 1 लाख। 1 लाख का 10% अगर हम करते हैं तो 10,000 रुपये आएगा। ये 10,000 तो पूरे घर का आ गया ना, बट म्युनिसिपल टैक्स लेस किस में होगा? सिर्फ लेट आउट वाले पार्ट में। तो उसका 60% करेंगे तो कितना आएगा? 6,000 रुपये। ये 6,000 लेस हो जाएगा। अभी 72 आया था, उसमें से 6,000 लेस होगा, 66 बचेगा। 66 बचने के बाद 30% उसमें से लेस कर देंगे। फिर बात आती है इंटरेस्ट ऑन लोन। 30,000 पूरे घर का है, इसको अलग अलग करना पड़ेगा, लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड। लेट आउट कितना पार्ट है? 60%। तो 18,000 तो लेट आउट वाले में लेस हो जाएगा, और 12,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड की तो इनकम आएगी -12,000। ये कितनी आएगी देख लो, 66 आया था एनएवी, उसमें से 30% लेस करो, और फिर उसमें से 18,000 लेस करो, तो लेट आउट पार्ट की इनकम आ जाएगी 28,200। तो ये आ गई, और 12,000 वो नेगेटिव आ गई। उसका भी नेट करोगे तो कितना बचेगा? 16,200। इसका आंसर आ जाएगा। तो ये 16,200 इसका आंसर आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये अपना था सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। अब हम बात करते हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की, डीम्ड टू बी लेट आउट। ये सेक्शन क्या बोलता है कि यदि किसी पर्सन के पास में 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, एक पर्सन अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टीज को सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकता है, और ये ऑप्शन भी सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ के पास है। बाकी लोग तो सेल्फ ऑक्यूपाइड रख ही नहीं सकते। किसी कंपनी के पास में अगर एक हाउस प्रॉपर्टी है ना, तो वो भी क्या मानी जाएगी? डीम टू बी लेट आउट। क्यों? क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब कोई रह रहा है, कंपनी खुद थोड़ी रह सकती है कभी। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का ऑप्शन किसके केस में है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के केस में है, बाकी लोगों के केस में है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में 3-3 हाउस प्रॉपर्टी है, और ये तीनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो 23 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है कि एक पर्सन अप टू 2 हाउस प्रॉपर्टी तक तो सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकता है, उसके बाद वाली प्रॉपर्टीज को लेट आउट माना जाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट बोलते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के पास 2 से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, तो सिर्फ वो 2 ही हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकता है। रिमेनिंग विल बी डीम्ड एज लेट आउट। उसको लेट आउट मान लिया जाएगा, नहीं है फिर भी माना जाएगा। अब बात यह कि इस सिचुएशन में अगर किसी के पास 3 से एसओपी प्रॉपर्टी है, तो वो इनकम निकाले कैसे, डिसीजन कैसे ले? उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? कॉम्बिनेशंस बना करके इनकम निकालनी पड़ेगी, अलग अलग केस। पहले केस में मान लो इन दोनों को तो ले लिया एसओपी, और इसको रख लिया डीम टू बी लेट आउट। फिर इन दोनों को एसओपी ले लिया, इसको लेट आउट रख लिया। फिर इस फर्स्ट और थर्ड को एसओपी लेके लेट आउट, मतलब हर एक प्रॉपर्टी को एक एक बार लेट आउट रखते जाओ, और आप उस कॉम्बिनेशन की इनकम निकालते जाओ। जिस कॉम्बिनेशन की इनकम, जिस ऑप्शन की इनकम सबसे कम आए, वो वाला ऑप्शन आप ऑप्ट कर लो। तो इसमें वैसे नया कंसेप्ट अंदर तो कुछ नहीं है, बस ये कॉम्बिनेशंस बनाना आपको आना चाहिए। इसमें क्या करेंगे, हर एक प्रॉपर्टी को एक बार लेट आउट, बाकियों को सेल्फ ऑक्यूपाइड रखेंगे अपन। इसका क्वेश्चन भी हमारे स्टडी मैट में दे रखा है। अब आपको इसमें एक ध्यान रखनी है बात, अगर कोई डिफॉल्ट टैक्स रिजाइम के साथ जाता है तो उसको इंटरेस्ट ऑन होम लोन की डिडक्शन मिलती नहीं है। अब एग्जामिनर, मुझे तो नहीं लगता कि इतना पागल है कि वो आपको डिफॉल्ट का क्वेश्चन देगा, क्योंकि डिफॉल्ट का क्वेश्चन दिया तो इंटरेस्ट लेस ही नहीं करना, और जब इंटरेस्ट ही लेस नहीं करना तो फिर बचा ही क्या उस प्रॉपर्टी में? कुछ बचेगा ही नहीं।
तो क्वेश्चन जनरली आने के क्या चांसेस है, ऑप्ट आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्सेस आएंगे। पास्ट पेपर्स में भी हमने यही देखा जाता। अब देखिए ये एग्जांपल जैसे हमको दे रखा है, यहाँ क्या है, दोनों तरीके से सॉल्व कर रखा है हालांकि, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ ही हैज ऑप्टेड फॉर ओल्ड रिजाइड। अब देखिए यहाँ पर चार प्रॉपर्टीज है, चौथी प्रॉपर्टी तो ओन बिजनेस के काम में आ रही है, तो हम नोट लिख के बोल देंगे ये तो ओन बिजनेस के काम में आ रही है, हाउस प्रॉपर्टी एड में टैक्सेबल ही नहीं हो सकती, ये तो पीजीबीपी में जाएगी। अब बची तीन प्रॉपर्टीज, इसके लिए बनाने पड़ेंगे कॉम्बिनेशन। पहली दो को रख लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, तीसरी को रख लेंगे लेट आउट, फिर इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड इसको रख लेंगे लेट आउट, और फिर इन दोनों को सेल्फ ऑक्यूपाइड इसको रख लेंगे लेट आउट। अब जब आप लेट आउट मानते हो किसी प्रॉपर्टी को, वो नहीं है फिर भी लेट आउट मानते हो, तो फिर क्या निकलेगी, जीएवी सबसे पहले। और डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के केस में, डीम्ड टू बी लेट आउट मतलब उसको लेट आउट माना गया है, वो है तो नहीं, तो क्या उसके केस में एक्चुअल रेंट मिलेगा आपको, उसको रेंट पे दिया ही नहीं तो मिलेगा ही नहीं, तो फिर कैसे जीएवी निकालोगे। डीम्ड टू बी लेट आउट के केस में जीएवी कैसे निकालोगे, एक्चुअल रेंट तो होगा ही नहीं, तो कैसे निकलेगी। उसके केस में एक्सपेक्टेड रेंट ही जीएवी होता है। एमआरएफआर एसआर में कंपेयर करोगे हाई लो हाई, और वही क्या बन जाएगा, जीएवी बन जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आप देखेंगे तो हमने क्या किया था, इनकी सबकी जीएवी निकाल के रख ली थी। जैसे इस केस की मैं बात करूं तो 3 लाख हाई है, फिर 3 लाख की है, तो फर्स्ट केस की जीएवी 3 लाख निकली। सेकंड केस की देखे तो दोनों में से हाई दो फिर लो दो, इसकी 2 लाख, फिर हाई 7 लाख फिर 7 लाख। तो ये हमने एक काम करा था कि जब जब हम इनको डीम टू बी लेट आउट मानेंगे, तब तब इनकी ये जीएवी आएगी। अभी अपन इसको अगर सॉल्व करें तो अगर मान लीजिए जब अपन H1 को लेट आउट रखेंगे तो जीएवी आएगी 3 लाख, फिर म्युनिसिपल टैक्स लेस होगा 15% किसका, म्युनिसिपल वैल्यू का। तो 3 लाख में से अगर 15% 3 लाख का ही लेस करते हैं तो कितना आएगा, 45,000। तो 2,55,000 हमारी क्या आ जाएगी, एनएवी। उसमें से 30% लेस होगा, और इंटरेस्ट ऑन होम लोन लेस होगा। इंटरेस्ट ऑन होम लोन पूरा 40,000 एज इट इज लेस हो जाएगा, और 30% कितना आएगा। तो इस तरीके से इसकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकलेगी। फिर इसको अपन ऐसे ही लेट आउट रखेंगे और इसको ऐसे ही लेट आउट रखेंगे, तो अपन ने तीन जो कॉम्बिनेशन बनाए थे उनमें इनकी लेट आउट मान मान के इनकम निकाल ली थी। अब अपने अलग अलग कॉम्बिनेशन बने थे। पहली सिचुएशन में अपने किसको एसओपी रखा है अपन ने, हाउस वन एंड हाउस वन को तो लेट आउट, और 2 और 3 को क्या रखा हुआ है, एसओपी। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पर 1 लाख है आंसर के अकॉर्डिंग, और यहाँ क्वेश्चन में 10,000 दे रखा है, तो अकॉर्डिंगली वो आप ठीक कर ले। आंसर में देखोगे तो क्या मान के करा हुआ है, 1 लाख। तो अगर इसको हम ठीक करें तो यहाँ 1 लाख आना चाहिए, और 10,000 मान के करोगे तो 10,000 के अकॉर्डिंग आएगा। अभी अगर मान लीजिए जैसे ये प्रॉपर्टी है, इस पे लिमिट कितने की लगेगी बात करते हैं। ये 98 99 की प्रॉपर्टी है, तो इस पे लिमिट कितने की लगेगी, और ये 19 20 की है, इस पे कितने की लगेगी। दोनों का मिला के आप कितना लेस कर सकते हो। तो आप देखोगे कि जब हमने इन दोनों को एसओपी लिया था तो इनका टोटल इंटरेस्ट तो हो रहा है 3,10,000, लेकिन लेस कितना करा, 2 लाख। और इसकी इनकम तो अभी अभी निकाली थी, इसकी कितनी आ रही है H1 की जब लेट आउट मान रहे तब, 1,05,100, और 2 लाख नेगेटिव, तो एडजस्ट करेंगे तो लॉस आएगा कितने का, 61,500। इसके बाद नेक्स्ट केस में किसको एसओपी माना था, सेकंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड को। तो फर्स्ट एंड थर्ड को जब हम एसओपी मानेंगे तो इसमें अगेन 30,000 की लिमिट, और इसमें लगेगी 2 लाख की लिमिट, तो इसका तो आएगा -2 लाख एसओपी वाले का। और ये जो इसकी इनकम निकलेगी वो निकलेगी। H2 की इनकम कितनी आ रही है, 19,000 रुपए। तो 19,000 रुपए तो पॉजिटिव और 2 लाख नेगेटिव, तो 1,81,000 नेगेटिव। फिर अपन ने तीसरा केस किया जिसमें ये तो लेट आउट रह गई तीसरी वाली, और पहली दूसरी क्या हो गई, अब पहली दूसरी दोनों प्रॉपर्टीज पर लिमिट कितनी लग रही है, 30,000 की लग रही है। तो पहली दूसरी का इंटरेस्ट मिला के टोटली कितना लेस हुआ था, 30,000। और इसकी इनकम कितनी आई थी तीसरी वाली की, 2,06,000। तो 26,500 पॉजिटिव और 30,000 नेगेटिव एडजस्ट हुए थे, 176,500 पॉजिटिव आ रहा था।
तो तीनों में से सबसे कम इनकम आई थी सेकंड वाले केस में 1,81,000। तो हमने वो वाला ऑप्शन चूज करा था। 181 वाले में क्या था कि हाउस प्रॉपर्टी 1 और 3 तो सेल्फ ऑक्यूपाइड, और हाउस प्रॉपर्टी 2 डीम टू बी लेट आउट रखी थी। कल को क्वेश्चन बोल दे ये ऑप्टेड आउट लिख दे, चलो यहाँ पे तो लिख ही रखा है ऑप्टेड आउट ही है यहाँ तो, कुछ नहीं बोले आपको क्वेश्चन न्यू और ओल्ड के बारे में, तो फिर आप क्या मानोगे न्यू, और न्यू में तो इंटरेस्ट लेस ही नहीं होता, फिर तो क्या ही बचा क्वेश्चन। तो अब मान के चलो न्यू का तो आना ही नहीं है। अगर मान लो आपको इसमें इंटरेस्ट में दिमाग ही नहीं लगाना होता तो 2 मिनट 3 मिनट का क्वेश्चन हो गया है, तो फिर फटाफट फटाफट हो जाएगा फिर तो इसलिए उसके चांसेस कम ही लगते हैं। लेकिन आप देखोगे तो दोनों तरीके से सॉल्व कर रखा है अपनी बुक के अंदर कि अगर ये न्यू लेता है तो क्या और ओल्ड लेता है तो क्या। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। 23 सबसेक्शन 4 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था। उसके बाद में हम आ गए थे 25 ए में। बहुत ही सिंपल और छोटा सा सेक्शन था। रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट एंड अरियर ऑफ रेंट। अनरियलाइज रेंट की रिकवरी हो रही है। अनरियलाइज हमने पढ़ा था ऐसा रेंट जो मिलना था लेकिन नहीं मिला, डूब गया आपका वो रेंट, बट फ्यूचर में जाकर के वो टेनेंट ने आपको वो रेंट दे दिया, तो आपको तो रिकवरी हो गई। तो जब भी रिकवरी होगी तो वो हाउस प्रॉपर्टी एड में टैक्सेबल होगा। और सिंपल सा तरीका है, जितना मिला वो ले लो और लेस कर दो 30% का डिडक्शन। सर मान लो 5 साल बाद मिल रहा है, तब तक तो मैं वो प्रॉपर्टी बेच चुका हूं, फिर भी वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगा। वैसे तो सेक्शन 22 क्या बोलता है, देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी, लेकिन 5 साल बाद में जब वो रिकवर हो रहा है तब मैं बेच दिया, हाउस प्रॉपर्टी है ही नहीं मेरे पास, फिर भी लेकिन वो जो रिकवरी हो रही है वो कहाँ टैक्सेबल होगी, हाउस प्रॉपर्टी एड में, क्योंकि वो रिलेट उस टाइम से करता है जब आपके पास में हाउस प्रॉपर्टी थी। अरियर ऑफ रेंट का मतलब क्या होता है, रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ रेंट। ओनर ने टीनेंट का रेंट बढ़ा दिया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। आज मान लो रेंट 15,000 रुपए है, उसने बोला पिछले 1 साल से तुम्हारा रेंट 20,000 किया जाता है, तो 5,000 रुपए महीना बढ़ा है, आज से नहीं पिछले 12 महीनों से। तो 5,000 महीने पर महीने के और इंटू 12 करेंगे तो 60,000 रुपए जो ये मिले, इसको क्या बोलेंगे, रिकवरी ऑफ अरियर ऑफ रेंट। आपके एक स्कूल का एग्जाम्पल है जिसमें स्कूल का रेंट बढ़ाया गया है, तो जितना भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ के मिला वो लेंगे और उसमें से 30% लेस कर देंगे। तो यहाँ देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट था कि जितनी भी आपको रिकवरी हो रही है अरियर ऑफ रेंट की या अनरियलाइज रेंट की वो लो, और उसमें से सिंपल सा क्या करो, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन, बात खत्म करो। ये हाउस प्रॉपर्टी एड में टैक्सेबल होगा, ऑल्दो उस टाइम तक आपके पास वो हाउस प्रॉपर्टी है या नहीं है, टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही होगा। ये था, एमसीक्यू आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा यहां से। उसके बाद में नेक्स्ट हमने बात करी सेक्शन 26 को ओनरशिप की। जब एक हाउस प्रॉपर्टी के दो या दो से ज्यादा ओनर होते हैं तो उस सिचुएशन को हम को ओनरशिप के नाम से जानते हैं। अब को ओनरशिप का इंपैक्ट क्या है, अगर को ओनरशिप है तो इससे क्या इंपैक्ट आएगा इनकम कैलकुलेशन पे। देखिए पहले तो ये चेक करो कि को ओनरशिप जिस प्रॉपर्टी पर है वो प्रॉपर्टी लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है तो एक बार तो इग्नोर कर दो कि को ओनरशिप है भी क्या। सपोज करो कि जैसे एक हाउस प्रॉपर्टी में दो ओनर है, ए और बी, और दोनों उसके ओनर है। अब मान लीजिए दोनों की 50-50% की ओनरशिप है या 60% की है, जो भी है, मान लो 60-40 है, तो आपको तो इग्नोर कर देना को ओनरशिप है भी क्या। पहले आप नॉर्मली जैसे इनकम निकालते हो निकाल दो, फिर जो इनकम निकलेगी, मान लो आपकी इनकम निकली 50,000, तो उस 50,000 को दोनों के बीच में 60-40 के रेशियो में बांट देना, और कुछ नहीं करना। तो मतलब लेट आउट प्रॉपर्टी में तो को ओनरशिप से फर्क ही नहीं पड़ता, पहले तो नॉर्मली इनकम निकलेगी, फिर एंड में दोनों के बीच में बांट दी जाएगी। जैसे पार्टनरशिप में प्रॉफिट निकाल के पार्टनर्स में बांट देते हैं, वैसे ही यहाँ पे इनकम निकाल के दोनों में बांट देंगे। दूसरी तरफ सेल्फ ऑक्यूपाइड में क्या होगा, देखो अपन ने एक बात करी थी कि जो इंटरेस्ट की लिमिट है ये प्रॉपर्टी वाइज है या असेसी वाइज है, असेसी वाइज। अब मान लो दो दो ओनर है तो लिमिट क्या हो जाएगी, डबल। तो यहां पर क्या है, इंटरेस्ट की लिमिट डबल हो जाएगी,
तीन होंगे तो ट्रिपल हो जाएगी। तो यहाँ पे सब कुछ नील रहता है, एक ही जगह पर होती है चीज, वो है इंटरेस्ट ऑन होम लोन। तो यहां पर क्या होगा कि आपका जो भी मैक्सिमम लिमिट है वो उतने गुना हो जाएगी जितने को ओनर होंगे। अगर दो ओनर है तो मान लो डबल, तीन ओनर है तो ट्रिपल हो जाएगी। तो वहां आप इंटरेस्ट लिखोगे, मान लो आपका 5 लाख का इंटरेस्ट है टोटल और दो ओनर है, दोनों पे 2-2 लाख लग रही है, तो आप कितना लेस कर पाओगे यहाँ पे? 4 लाख लेस कर लोगे। फिर 4 लाख की जो इनकम आ गई उसको लॉस आ गया, हालांकि दोनों को ओनर में बांट देना उनके रेशियो में। इधर इनकम और लॉस दोनों आ सकते हैं लेट आउट में, उधर तो क्या ही आएगा हमेशा, लॉस ही, लॉस बांट दो दोनों में। तो यहाँ पे ध्यान रखना इंटरेस्ट पे इंपैक्ट आएगा और कहीं भी इंपैक्ट नहीं आएगा। को ओनरशिप का क्वेश्चन एग्जाम्स में कम ही देखा गया, एक आधी बार ही आया आज तक तो देखे तो। सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट इंडिविजुअल एचयूएफ को ही मिलता है, ये अपन बात कर ही चुके हैं। इसके बाद में आया था हमारा सेक्शन 27। सेक्शन 27 से पहले हमने पढ़ा था कि ओनर कितने टाइप के हो सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के। एक होता है रजिस्टर्ड ओनर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है, एक होता है बेनिफिशियल ओनर जिसके नाम पे प्रॉपर्टी तो नहीं है लेकिन सारे बेनिफिट वही उठाता है प्रॉपर्टी से, और एक होता है डीम्ड ओनर, माना गया ओनर है नहीं फिर भी मान रहे हैं। कौन मान रहा है? इनकम टैक्स मान रहा है उसको ओनर। क्यों मान रहा है उसको ओनर? क्योंकि उससे टैक्स लेना है। सेक्शन 22 क्या बोलता है? देयर शुड बी हाउस प्रॉपर्टी एंड एसएससी शुड बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। लोग क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करवा देते ताकि ओनर तो वो रहे नहीं। अब वो ओनर नहीं रहे तो उनसे भी टैक्स भी नहीं लेना होगा। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ने सेक्शन 27 को डिजाइन करा और क्या बोला कि हम तुम्हें ओनर मानेंगे, डीम्ड ओनर। जैसे आप क्लबिंग पढ़ते हो, वहां पे हमने देखा था कि कई लोग अपनी इनकम किसी और के नाम पर दिखा देते हैं ताकि वो बच जाए, लेकिन क्लबिंग में क्या करते हैं, वापस से जाके जोड़ देते हैं। तो मान लो मिस्टर ए के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, मिस्टर ए ने वो प्रॉपर्टी मिसिस ए के नाम पे कर दी, तो अब ओनर कौन हो गया? मिसिस ए। तो रेंट वगैरह सब मिसिस ए के लिए ही टैक्सेबल होना चाहिए। बट सेक्शन 27 क्या बोलता है, मिस्टर ए को क्या मान लेंगे? डीम्ड ओनर। और डीम्ड ओनर मानते ही वो जो सेक्शन 22 की कंडीशन है ना, एसएससी शुड बी ओनर, वो पूरी हो गई। वो पूरी हो गई, इस वजह से मिस्टर ए से टैक्स ले लेते हैं वापस से। और आपने देखा भी था कि क्लबिंग में हम यूं बोलते थे कि हाउस प्रॉपर्टी वाला क्लबिंग में यहां कवर नहीं है। क्यों कवर नहीं है? क्योंकि वो ऑलरेडी कहां कवर हुआ है? सेक्शन 27। तो सेक्शन 27 बनाने का रीजन क्या है कि काफी सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कुछ लोग ओनर नहीं बनते जानबूझ के, कि किसी और के नाम पे दिखा देंगे और हमसे टैक्स से बच जाएंगे। तो सेक्शन 27 है डीम्ड ओनर का, जो कि अलग अलग सिचुएशन बताता है और बताता है कि हम अलग अलग सिचुएशन में किसे ओनर मानेंगे। डीम्ड ओनर का सेक्शन, पहला सेक्शन आपके लिए बहुत ही नॉर्मल और आसान हो गया है क्योंकि आपने क्लबिंग पढ़ ली है। ऐसा केस वहां पर भी आता है, इसलिए पहला केस क्या बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति अपने स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी देता है विदाउट एनी कंसिडरेशन और विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। नाम तो मिस्टर ए ने मिसिस ए के नाम पे कर दी, तो रजिस्टर्ड ओनर कौन हो गई? मिसिस ए। मिस्टर ए क्या हो जाएंगे? डीम्ड ओनर। तो अगर कोई भी पर्सन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है अपनी स्पाउस को विदाउट एनी कंसिडरेशन और विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो ट्रांसफरर को क्या मानेंगे? डीम्ड ओनर। और ट्रांसफरी तो रजिस्टर्ड ओनर हो गई क्योंकि उसके नाम पे प्रॉपर्टी कर दी। तो सिर्फ ये इतनी ही बता रहा है, हालांकि इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? अब मिस्टर ए डीम्ड ओनर बन गए, अब हम उनसे क्या ले लेंगे? उस इनकम पे टैक्स ले लेंगे बाद में। अब लेकिन ये सिचुएशन एक जगह नहीं लगेगी अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई हो एट द टाइम ऑफ इन एन एग्रीमेंट ऑफ लीव अपार्ट। किसी का डाइवोर्स हो रहा हो उसके टाइम पे उसने दी हो, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। जैसे अभी डाइवोर्स हुआ किसका? युजवेंद्र चहल का। अब युजवेंद्र चहल ने मान लो एक प्रॉपर्टी दी, ठीक है, कब दी? इन एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, उसको देनी पड़ी। तो क्या वहां पर ये प्रोविजन लगेगा? प्रोविजन नहीं लगेगा। फिर दूसरा पॉइंट बिल्कुल सेम है, स्पाउस की जगह क्या लिखा हुआ है? माइनर चाइल्ड। बाकी सेकंड पॉइंट पूरा सेम है, यदि कोई भी पर्सन अपनी हाउस प्रॉपर्टी माइनर चाइल्ड को देता है विदाउट एनी कंसिडरेशन और विथ इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस सिचुएशन के अंदर भी ट्रांसफरर को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा। तो दोनों पॉइंट सेम ही है, उसमें स्पाउस लिखा हुआ है, इसमें माइनर चाइल्ड लिखा। नेक्स्ट है होल्डर ऑफ इम्पार्शिबल एस्टेट, सच होल्डर इज डीम्ड टू बी द इंडिविजुअल ओनर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टी कंपेयर कंप्राइज इन दी एस्टेट। मतलब क्या है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, इम्पार्शिबल है। जैसे 10 फ्लैट बने हुए हैं,
उस 10 फ्लैट के ऊपर छत एक है, तब उसका ऑनर किसको माना जाए? उसको रेंट पे दे दिया मान लो छत कोई, तो वो रेंट आ रहा है, उससे टैक्स कौन देगा? तो बोला ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी आपको मिल जाए जिसके टुकड़े कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में जो उसका होल्डर है, होल्ड कर रहा है उसको, वो ओनर माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा। ओनर तो बहुत सारे हैं। अब जैसे एक फ्लैट है, उसमें 10 फ्लैट है एक बिल्डिंग में और छत है, तो उस छत के ओनर तो 10 के 10 है ना, छत तो सबकी है। लेकिन सर 10 के 10 को कहाँ पकड़े? वो तो सब रजिस्टर्ड ओनर है, मान लिया। लेकिन क्या बोल रहा है, जो होल्डर है उस छत का, उसको हम क्या मानेंगे? डीम्ड ओनर मानेंगे। तो कोई भी ऐसी एसेट, हाउस प्रॉपर्टी, जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो उसमें जो होल्डर होगा उसको क्या मानेंगे? डीम्ड ओनर। होल्डर विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड ओनर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है। अ मेंबर ऑफ a cooperative society, company or other association of person, provided the building or part thereof is allotted or leased to such member, and the allotment or lease is under a house building scheme of such society, company or AOP, such member shall be treated as deemed owner of that property। इसका मतलब क्या है देखिए, मान लो एक कंपनी की ऐसी पॉलिसी है या AOPBI की ऐसी पॉलिसी है कि इसमें जो भी मेंबर बनेगा, तो ये क्या करेंगे, ये रियल एस्टेट वाले हैं, तो ये क्या करेंगे कि जो भी हमारा AOP का या कंपनी का मेंबर बनेगा, तो जैसे ये बना, राज मेंबर बना इसका, तो राज को इसमें से क्या दे दिया? एक फ्लैट इसको दे दिया। तो अब यहां पर क्या होगा कि इनकी पॉलिसी, हाउस बिल्डिंग स्कीम, कि जो भी हमारे मेंबर होंगे हम उनको क्या देंगे? एक हाउस प्रॉपर्टी। हालांकि ये प्रॉपर्टी नाम पे किसके हैं? इस कंपनी के, लेकिन दिया किसको? इसको, राज को। अब मान लो कल को इस फ्लैट को रेंट पे दिया जाता है, राज नहीं रह रहा, बोला मेरे को जरूरत ही नहीं, मेरे पास पहले से ही है, तो इसने रेंट पे दे दिया इसको, रेंट आ रहा है। टैक्स किससे ले? इससे ले या राज से ले? अब कल को बोलेंगे कि राज से लेंगे, तो राज बोलेगा मैं तो ओनर ही नहीं हूं। आप देखो सेक्शन 22 जाके पढ़ो, वहां पे क्या लिखा है? असेसी शुड बी ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी, मैं तो हूं ही नहीं। तो इसलिए सेक्शन 27 बनाया और बोला कि राज को हम क्या मानेंगे? डीम्ड ओनर मानेंगे। अब डीम्ड ओनर जैसे इसको बनाया, तो इससे टैक्स लेने का राइट आ जाएगा। तो देखिए यहां पर क्या बोला गया, अब वापस से पढ़ते हैं इसको। अ मेंबर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और अदर एसोसिएशन, ये रहा मेंबर, इसको ही तो डीम्ड ओनर मान रहे हैं। इस मेंबर को डीम्ड ओनर माना जाएगा। और इसको प्रॉपर्टी कैसे मिली है? इसको प्रॉपर्टी अलॉट की गई है या लीज करी गई है मेंबर को, कैसे? उस कंपनी या AOPBI की कुछ हाउस बिल्डिंग स्कीम है उसके अंतर्गत। तो यदि किसी भी व्यक्ति को, मेंबर को, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी या AOP में हाउस बिल्डिंग स्कीम के अंतर्गत कोई भी प्रॉपर्टी मिलती है, तो वो उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाएगा। एग्जाम में आएगा तो ऐसे आएगा कि डीम्ड ओनर पहचान लो। नेक्स्ट पॉइंट कैपिटल गेन में भी आता है ऐसा पॉइंट। अ पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन पोजीशन ऑफ एनी बिल्डिंग और पार्ट देयर ऑफ इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है देखिए, एक हाउस प्रॉपर्टी है जो कि 50 लाख की है, मिस्टर ए को ये सेल करनी है। मिस्टर बी ने मिस्टर ए को 20 लाख ही दिए, लेकिन मिस्टर ए ने बी को क्या दे दिया? 20 लाख भी पोजीशन, बोला बाकी दे देना थोड़े टाइम बाद में। अब इस प्रॉपर्टी को दे दिया गया रेंट पे, और इससे रेंट की इनकम आने लगी, या टैक्सेबल किसके हैंड में करे, सवाल ये है। क्योंकि मिस्टर, मान लो रेंट कमाया, तो बोल, अब बी क्या बोल रहा है, तुम तो ए से जाके पैसा लो, क्योंकि ओनर तो कौन है? ए है, तो टैक्स तो वो देगा। तो बोले ऐसे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि यार, क्योंकि ऑफिशियली प्रॉपर्टी तो अभी बी के नाम पे हुई नहीं है, क्योंकि बी ने पूरा पैसा दिया नहीं है, तो ए रजिस्ट्री तो कराएगा नहीं उसके नाम पे। लेकिन ये कंसेप्ट बना दिया, और ये कंसेप्ट बना के क्या बोला कि पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन पोजीशन ट्रांसफर हो गया है, तो जिसको पोजीशन मिल गया उसको हम क्या मानेंगे? डीम्ड ओनर। तो ए अभी भी रजिस्टर्ड ओनर है, बट बी क्या होगा इसका? डीम्ड ओनर। तो अगर इस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम कमाई जाती है, तो उस पर टैक्स किसको देना होगा? अभी बी को, क्योंकि पोजीशन उसके पास है। तो यदि किसी व्यक्ति को पार्ट परफॉर्मेंस करने पे ही पोजीशन मिल गया है, तो वो व्यक्ति उसका क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड ओनर। लास्ट पॉइंट को हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि यदि किसी व्यक्ति को
12 साल या उससे ज्यादा के लिए प्रॉपर्टी लीज पर या रेंट पर कैसे भी लिए उसने, तो वो उसका क्या बन जाता है, डीम्ड ओनर। ये जैसे एग्जाम्पल भी दे रखा है कि एक्स ने वाई को प्रॉपर्टी 12 साल के लिए दी, वाई ने जेड को प्रॉपर्टी 6 साल के लिए दी, तो एक्स इज दी ओनर, वाई इज दी डीम्ड ओनर, वाई को डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद में कुछ लिस्ट थी, इसमें समझने वाला तो कुछ है नहीं। ये सारी लिस्ट थी कि ये सारी की सारी हाउस प्रॉपर्टीज क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है, जिसको आपको अल्टीमेटली लर्न करना है। 23 सबसेक्शन 5, नो नोशनल इनकम फॉर हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। इसमें कुछ चेंज कराया था क्या आपको मैंने, बताओ। 23 सबसेक्शन 5 सेम ही लिखा था अपन ने या चेंज था? क्या बोल रहा है देखो, इफ एनी हाउस प्रॉपर्टीज हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड देन अप टू 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ दैट ईयर इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन वाज ऑब्टेन्ड, टैक्सेबल वैल्यू विल बी निल। अब सपोज करो एक बिल्डर ने एक प्रॉपर्टी बना दी, प्रॉपर्टी बनाई उसने 1 अक्टूबर 2023 को, तो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, अभी बिल्डर ने प्रॉपर्टी रख रखी, बोले बाद में बिकेगी ये, तो बोल रहा है इस ईयर को तो एंड कर दो, 31 मार्च 24 पे आ गए, बोले ठीक है, बोले इसमें 2 साल और जोड़ दो, तो 31 मार्च 26 पे आ गए, बोले इस टाइम तक तो कुछ टैक्स नहीं लगाएंगे इस पे, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेंगे और कुछ टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन इस टाइम तक भी अगर तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं बिकी, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट सोच रही है कि तुम पागल बना रहे हो, तुम खुद ही यूज कर रहे हो, क्या पता, जाके थोड़ी ना चेक करेंगे, तो बोले इसके बाद से हम प्रॉपर्टी को डीम टू बी लेट आउट मान लेंगे और इस पे इनकम कैलकुलेट कर देंगे। तो जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, उसके एंड होने के 2 साल बाद तक भी इनकम नील ली जाएगी, बट उसके बाद से उसको डीम टू बी लेट आउट मान के इनकम को टैक्सेबल किया जाएगा। ये बिल्डर लोगों के लिए जिनके लिए हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टॉक होती है, उन लोगों के लिए 23 सबसेक्शन 5। तो ये था अपना चैप्टर, इसमें आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। यस किरण, वो पास्ट ईयर के एग्जाम में स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस नहीं करा हुआ है, वो गलत है, सजेस्टेड आंसर में उसका आंसर। अभी किसी का कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या हाउस प्रॉपर्टी में, तो आप पूछ सकते हैं। एक मैंने आपको एंड एंड में बड़े वाले क्वेश्चन कराए थे, उनको कर लेना, एंड में दे रखे हैं, 61 और 62, 61 ही है, टू भी अभी जोड़ दिया और नई बुक में, तो 60 और 61, ये सब अलग अलग केसेस है, तो आपको जाकर के स्पेशली आज ये दो क्वेश्चंस तो करना ही है। एक तो 23 सबसेक्शन 4 का क्वेश्चन करना है। हाउस प्रॉपर्टी को कैसे पढ़ना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको पहले सारे प्रोविजन पढ़ लेने, फिर डायरेक्ट सिर्फ बड़े क्वेश्चंस करना है। आपको हर एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत के 7 8 10 क्वेश्चन तो करना ही नहीं है, 47 तक वाले तो करना ही नहीं, जिसमें म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेशन तक के जो क्वेश्चन है वो करने की जरूरत ही नहीं। हालांकि आप फटाफट उसको करना चाहो फर्स्ट टाइम के लिए, अभी के लिए फिलहाल तो कर सकते हो, बट जब आप सेकंड टाइम रिवीजन करो तो आपको करना ही नहीं है वो, क्योंकि जीएवी निकालना तो आप आगे इतने सारे क्वेश्चन में ये काम कर ही रहे हो ना, रिपीटेटिव, तो आपको क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि मुझे कौन सा करना है, तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन करने, एक तो लास्ट के दो ये वाले क्वेश्चन, एक आपको करना है ये 52 और 53, और आप पास्ट एग्जाम के 2 3 क्वेश्चन कर सकते हो, बस ये। हाउस प्रॉपर्टी के प्रोविजन पढ़ो, 52 53 करो, 60 61 करो, ये 4 क्वेश्चन मेनली, और पास्ट एग्जाम के कर लो। आप बताइए सार्थक, क्या डाउट है आपको 60 61 में? ये आई थिंक क्लास में किया था ना अपन ने 60 61, चेक। हम्म
दो अलग अलग हाउस है, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है। 61 तो ऐसे है कि दो अलग अलग क्वेश्चन है, एक लेट आउट है, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड है। मतलब दो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनसे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन। 60 एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके में तीन घर है इसके पास, हालांकि तीन ये क्वेश्चन मान लो, ये एक क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन छोटा सा, ये तीसरा क्वेश्चन छोटा। तीन अलग अलग क्वेश्चन है छोटे छोटे। इसमें वो नहीं है डीम टू बी लेट आउट वाला कंसेप्ट, क्योंकि इसमें लेट आउट ही लेट आउट है। जैसे देखो, एक घर लेट आउट, फिर एक घर का ग्राउंड फ्लोर लेट आउट, फिर फर्स्ट फ्लोर सेल्फ ऑक्यूपाइड। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको करोगे तो आपके लिए अच्छी नॉलेज अपडेट का काम करेगा ये। तो 60 61 तो करना ही करना है। और किसी का कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो बताइए। 60 61 अगर किसी ने करा है, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। है क्वेश्चन बड़े आसान से, तीन अलग अलग छोटे छोटे क्वेश्चन है इसमें। हाउस 3 में डाउट है, ठीक है। द हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 2012 एंड इज यूज फॉर हिज बिजनेस। यहीं पे बात खत्म हो गई है तो इसमें क्या ही डाउट आया होगा आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। एनुअल वैल्यू इतनी है, तो ऑन बिजनेस के काम में आ रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ही नहीं होगा। इसमें तो क्या ही डाउट है, कुछ है ही नहीं, ऐसे ही पूछ लिया तुमने टाइम पास के लिए। हाउस 3 में तो प्रॉब्लम क्या है, वो अपने आप में कुछ है ही नहीं बेचारा, खुद के बिजनेस के काम में आ रहा है तो कुछ ही नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल ही नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन हो गया, जैसे हाउस 2 हो गया पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड का। इसमें ग्राउंड फ्लोर लेट आउट है और आइडेंटिकल फर्स्ट फ्लोर है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। म्युनिसिपल टैक्सेस 20% है, अमाउंटेड टू 80,000। इससे क्या मिलेगा आपको, म्युनिसिपल वैल्यू नहीं दे रखी है आपको, लेकिन म्युनिसिपल टैक्स दे रखा है 80,000 रुपए, जो कि 20% के इक्वल है। तो इससे आप क्या निकाल लोगे, म्युनिसिपल वैल्यू 80,000 डिवाइड बाय 20% करके, और आपको 20,000 रुपए एक्चुअल रेंट तो दे रखा है। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी आई है आपकी, 4 लाख तो पूरे घर की है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है 50%, 50% है लेट आउट, तो लेट आउट पार्ट का आधा, 4 का आधा करोगे 2 लाख, और एक्चुअल रेंट कितना है 20,000, इंटू 12 करोगे 240, तो एक्चुअल रेंट 240, म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख। तो एमआर आएगा 2 लाख, एफआर नहीं दे रखा तो वो जो एक्चुअल रेंट होता है वही बन जाता है, तो एफआर भी 240, एसआर है ही नहीं, और एआर भी 240। एमआर एफआर में से आई 240, 240 आपकी जीएवी आ जाएगी। तो इसका जो सेकंड हाउस है, इसकी जीएवी आ गई 2,40,000 रुपए। म्युनिसिपल टैक्स पूरे घर का 80,000 है, तो लेट आउट पार्ट का कितना हो जाएगा 40, ये 2 लाख बचा, 30% लेस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन होम लोन है क्या इसमें, या नीचे दे रखा है। लोन है 40 लाख का, इस डेट को लिया था हाउस नंबर 2 के लिए, तो इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है इसके। एंटायर लोन का रीपेमेंट कर दिया दिसंबर में, तो आप एक तो प्री निकालोगे, एक पोस्ट निकालोगे। पोस्ट कब तक के लिए निकालोगे, अप्रैल से लेके दिसंबर तक के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि दिसंबर में अगले ने लोन ही खत्म कर दिया। तो पोस्ट कितने का होगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इसमें ध्यान रखना पोस्ट का टाइम पीरियड कितना होगा, 9 महीने ही होगा। आप निकाल के भी देखोगे तो 40 लाख पे 12% की रेट से 9 महीने का निकालो कितना आता है। 3,60,000 आ रहा है। ये तो पोस्ट हो गया। प्री निकालते हैं। प्री देखो, इस क्वेश्चन, ये 1 साल पुरानी बुक है तो उसके अकॉर्डिंग अब तो नई भी आ गई है।
1/6/21 टू 31 मार्च 22। इसमें भी अप्रैल मई जून, अप्रैल मई तो हटा दो, शायद 10 महीने आ रही है। 10 महीने का निकालो कितना आता है। 40 लाख पे 12% की रेट से 10 महीने का, उसको डिवाइड बाय 5 कर दो, कितना आएगा। 80,000 तो प्री आ रहा है और 360 आ रहा पोस्ट, टोटल कर लो। 4,40,000 आ गया पूरे घर का। अब इसका एक फ्लोर तो क्या है, लेट आउट, और एक फ्लोर क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो लेट आउट में कितना लेस करोगे, इसका आधा, 220, और 220 कहां जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, बट 220 पूरा जा ही नहीं सकता, कितना लेस होगा एसओपी में, 2 लाख रुपए लेस होगा। तो जब अपन इसका आंसर देखेंगे तो 2,20,000 तो यहां लेस हो गया, और एसओपी में कितना लेस हो रहा है, 2 लाख रुपए, ये यहां लेस हो रहा है। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट केस भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें तो बस जीएवी निकालनी है और कुछ करना ही नहीं, म्युनिसिपल टैक्स लेस करना। और किसी का कोई किसी में डाउट हो तो बताइए। अब जैसे ये जो 61 का हाउस भी है ना, इसमें देखो 3 आइडेंटिकल फ्लैट्स है। फर्स्ट फ्लैट इज यूज बाय हिम फॉर ऑन बिजनेस, तो ये तो टैक्सेबल ही नहीं होगा। सेकंड फ्लैट ऑन रेसिडेंस सेल्फ ऑक्यूपाइड, और थर्ड लेट आउट है। तो अब मान लो ऐसी एक प्रॉपर्टी बनाओ, तो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज है। म्युनिसिपल टैक्सेस, थर्ड फ्लैट इज लेट आउट ऑन ए मंथली रेंट ऑफ 15,000, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड 5% अमाउंटेड टू 2250। ठीक है, ये फ्लैट वर्ड गलत है, ये यूनिट लिखना चाहिए था, ये हर फ्लैट तो अलग अलग हो जाता है। तो अब देखो इसमें क्या है, आपको 3 आइडेंटिकल है, एक तो ओन बिजनेस वाला तो आएगा ही नहीं, खत्म काम उसका तो वहीं पे। अब ये दो आएंगे। अब आपको क्या करना होगा, एमआर, एफआर और एसआर 1/3 लेने होंगे लेट आउट के इक्वल, और एआर तो जो है वही लेना होगा 15,000। अगर मैं इसको निकालू भी तो इसमें दे रखा है म्युनिसिपल टैक्स 5%, 20,250। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी हो गई, 4,05,000 हो गई पूरे घर की, डिवाइड बाय 3 कर दो, क्योंकि 1/3 होगा, कितना आएगा। और लेट आउट पार्ट का रेंट है 15,000, एक्चुअल रेंट कितना होगा, 15,000 इंटू 12, 180। और फेयर रेंट भी कितना आएगा, एमआरएफआर में से हाई 180, फिर हाई 180, तो जेएवी बनेगी 180। फिर उसमें से म्युनिसिपल टैक्स है 20,250 पूरे घर का, डिवाइड बाय 3 कर दो। अच्छा, इसमें 180 में से 10,000 का अनरियलाइज भी है, वो भी हटा देंगे, तो 170 ही रहेगा वो, क्योंकि अनरियलाइज हटता है। तो 170 की आपकी क्या आएगी, जीएवी, क्योंकि प्रीवियस ईयर 23-24, यहाँ पे अब नई बुक में 24-25 आ गया है, तो 170 की जीएवी आनी चाहिए। थर्ड फ्लैट क्या है, लेट आउट ही तो है, इसका एडजस्टमेंट नहीं करा गया बुक में, अब भूल गया ये करना, करा तो है। अच्छा, वो हाई आ जाएगा तो 180 रहेगा वो, क्योंकि एफआर हाई हो जाएगा ना, तो वो एक्चुअल रेंट में से लेस होता है, तो 180 आएगा, ठीक है, एडजस्टमेंट करके भी 180 आएगा। तो जीएवी आएगी 180, 6,750 का म्युनिसिपल टैक्स 173 आ जाएगा, स्टैंडर्ड 51,975। इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा अपने को। 20 लाख का लोन है, एक साथ 20 को लिया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस भी कंप्लीट हुआ 1/6/22 को, 12% पर एनम है। देखो एक तो पोस्ट निकाल लेंगे सिंपल सा, पोस्ट तो आएगा 20 लाख का, कोई रीपेमेंट है क्या इसमें, कुछ भी नहीं है, 20 लाख का 12%, 240। प्री निकाल देते हैं इसका, 20 लाख पे 12% की रेट से प्री का टाइम देखो, एक साथ 20 से चालू होगा, 31 मार्च 22 को खत्म होगा, महीने गिनो कितने हैं,
1/7/20 से 31 मार्च 22 तक 11 कैसे होंगे? 1/7/20 से 31 मार्च 22, 21 महीने। और 1/5 भी कर दो, कितना आ रहा है? तो 84 का प्री, 240 का पोस्ट, दोनों को जोड़ दो। ये पूरे घर का है, डिवाइड बाय 3 कर दो। तो 1/8 तो लेस होगा इसमें, और 1/8 लेस होगा इसमें, और तीसरा तो बिजनेस के काम में आ रहा है, तो वो यहां पर आ ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से इसका ये आंसर आएगा। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी, अब आपको जाके बस नोटबुक में इनको कर लेना है, अगर अभी तक नहीं करा। बिना देखे करना है इन क्वेश्चंस को। तो यहां पर अपना ये चैप्टर होता है कंप्लीट। हाँ, बुक रिवाइज कुछ नहीं हुई, बस डेट चेंज हुई है, और कुछ भी नहीं हुआ। आप आईसीएमआई की वेबसाइट पे आपको नई बुक मिल जाएगी, कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ डेट चेंज है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे अदर सोर्स, कल की क्लास में खत्म भी हो जाएगा वो। तो 7 नंबर का वो कंटेंट है, तो 7 मार्क्स अपने और सिक्योर हो जाएंगे। 7 ये है, 7 वो है, 14 मार्क्स हो जाएंगे कल तक।